एरर अपने को दे रहा था, एरे क्रिएट नहीं कर रहा था, क्योंकि देखो जावा और सी लैंग्वेज के अपने स्टैटिक लैंग्वेजेस हैं, डायनेमिक नहीं है। तो उनमें जब कोड रन करते हैं अपन, तो जो भी स्टोरेज होता है वो पहले ही हमें क्या करना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है कि कितना स्टोरेज की नीड पड़ेगी। तो कुछ इश्यू दे रहा था कि HDFS में अपनी इवेंट सिंक नहीं हो पा रही थी, और अपने पास बार बार जावा हीप की प्रॉब्लम आ रही थी, जावा के इश्यू अपने पास आ रहा था। तो इस इश्यू को रिजोल्व करने के लिए मैंने बहुत सारा ट्राई किया कि अपने फ्लूम के अंदर काफ़ी चेंजेस करें, प्रॉपर्टीज़ काफ़ी देखी थी कि मेमोरी को इन्हांस कर दो। तो मैं ट्राई कर रहा था कि फ्लूम की कॉन्फ़िगरेशन की एरर हो सकती है कि जो उसका प्रोसेस रन करती है, मतलब जो अपने पास मैप्रोड्यूस की प्रोसेस होती है, या प्रोसेस का मतलब है कोई भी प्रोग्राम जो अपना रन करता है, क्योंकि जब अपन काम करेंगे तो कोई ना भी जावा का प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होगा सेम एज मैप्रोड्यूस की तरह, क्योंकि आपका फ्लूम और स्कूप दोनों मैप्रोड्यूस को यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो अंडरलाइंग आर्किटेक्चर तो वही कि जावा का कोई भी एक प्रोग्राम रन करेगा, और वो प्रोग्राम रन करने में इशू आ रहा था। तो देन आई फिगर इट आउट, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी। मैं सोच रहा था कि अगर सॉल्यूशन नहीं हुआ तो अपन सेंटोस 7 वर्जन और हडूप का वर्जन 2 इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि उस पर काफ़ी सारा एक्सपीरियंस मेरा था, तो उसमें कोई इशू नहीं था। मतलब वो मोस्ट स्टेबल वर्जन है हडूप का। प्रॉब्लम ये भी कि अपन हडूप का वर्जन 3 यूज़ कर रहे थे। पहली चीज़, दो इश्यूज़ अपने पास है कि अभी अपन जो यूज़ कर रहे हैं हडूप वर्जन 3.3, कौन सा वर्जन अपन यूज़ कर रहे हैं, हडूप वर्जन अपन ट्राई करें तो 3.3 वर्जन अपन यूज़ कर रहे हैं हडूप का। पहला इशू तो यही है कि ये लेटेस्ट वर्जन है, और कोई भी लेटेस्ट वर्जन होता है तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बग्स होते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, तो उसकी वजह से आपको सोल्व करना पड़ता है। एक इश्यू अपन ने एक इशू स्टार्टिंग में फेस किया था कि फिल्म काम ही नहीं कर रहा था, और अपने एक लैंग्वेज की एरर आ रही थी, अगर आपको याद हो। तो उसको अपने सोल्व किया था जुवावा लाइब्रेरी इंस्टॉल करके, जावा लाइब्रेरी इंस्टॉल करके, जुवावा की लाइब्रेरी अपने इंस्टॉल करी थी। एक्चुअली कुछ नहीं किया था अपन ने, हडूप वर्जन 3 के अंदर जो जुवावा की लाइब्रेरी थी वो 27 वर्जन था, और जो अपना फ्लूम है वो काफ़ी पुराना है ना। फ्लूम इतना अपग्रेड नहीं हुआ है, क्योंकि स्पार्क आने के बाद में लोग स्पार्क को ज़्यादा यूज़ करते हैं स्ट्रीमिंग के लिए, फ्लूम को इतना यूज़ नहीं करते। तो जो टूल्स है, जो पुराने टूल्स है लाइक फ्लूम हो गया, स्कूप हो गया, इनकी डिमांड मार्केट में अभी भी कंपनीज यूज़ करती है ऑल्डर प्रोजेक्ट्स के अंदर, या कुछ कंपनीज क्योंकि काफ़ी ईजी है यूज़ करने के लिए तो कंपनीज इनको यूज़ करती है। लेकिन अगर कंपनीज के पास डेवलपर अवेलेबल होता है तो वो ट्राई करते हैं कि सारा काम स्पार्क से ही करें। स्पार्क इज़ क्वाइट फेमस नाउ डेज, तो लोग स्पार्क यूज़ करने की ट्राई करते हैं, तो उसकी वजह से फ्लूम या स्कूप इतना पावरफुल नहीं है। तो फ्लूम को इतना अपग्रेड नहीं किया गया, हाडूप के वर्जन के साथ में फ्लूम अपग्रेड नहीं हुआ है। जनरली होता है क्या कि जब भी आपका कोई वर्जन अपग्रेड होता है तो आपका पूरा का पूरा पैकेज अपग्रेड करना पड़ता है। जैसे पाइथन की अपन बात करें तो जब एनाकोंडा अपन इंस्टॉल करते हैं तो एनाकोंडा में क्या होता है कि एनाकोंडा के अपडेटेड वर्जन कंटिन्यू अपने पास अवेलेबल रहता है। अभी पाइथन 3.9 चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपको पाइथन 3.9 पे एनाकोंडा का वर्जन नहीं मिले, क्योंकि जब कोई भी लैंग्वेज का वर्जन चेंज होता है, कोई भी पैकेज का वर्जन चेंज होता है, तो उसके साथ में जो भी उसकी डिपेंडेंसीज हैं, जो अदर अपने पास प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे अपने क्या करने पड़ते हैं, चेंज करने पड़ते हैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, और इसमें काफ़ी टाइम लगता है, डेवलपमेंट टाइम काफ़ी जाता है अपना। तो उसको थोड़ा सा सोल्व करने के लिए क्या करते हैं कि जो टूल्स काफ़ी फेमस हैं जिन पे कंपनीज कंटिन्यू वर्क करती है, उनको तो साथ साथ अपग्रेड करती रहती है, कि जैसे कोई नया अपडेट आया किसी भी लैंग्वेज में तो अपनी जितनी भी लाइब्रेरी होती है, टूल्स होती है, उनका भी अपग्रेड कंटिन्यू आता रहता है। बट ओपन सोर्स के मामले में अपन ये गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि ओपन सोर्स किसी कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पे फ्लूम के वर्जन अपग्रेड नहीं थे, तो अपने पास फ्लूम का वर्जन लाइक 11 समथिंग वर्जन था अपने पास, जार फाइल थी अपने पास, 11 समथिंग जार फाइल थी जावा की। तो वो अपने रिप्लेस करी थी कि ओल्ड वर्जन था अपने पास इस लाइब्रेरी का, और ये लैंग्वेज लाइब्रेरी थी डेटा प्रोसेसिंग के लिए जावा की, तो ये अपने को चेंज करना पड़ा था। तो ये आप ध्यान रखना कि जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो, और आई थिंक आपको ट्राई करना चाहिए, कोई एरर आए तो मेरे को बताना। तो सबसे पहले लैंग्वेज जो है इसको अपने मूव किया था। उसके बाद सेकंड इशू जो अपने फेस किया था, उसके बाद अपना फ्लूम काम कर रहा था नॉर्मली जब अपन कंसोल पे लोड कर रहे थे डेटा को। पर लास्ट टाइम अपन ने ट्राई किया था कि अपन HDFS में सिंक करेंगे डेटा को, यानी अपन एज ए सिंक किसको यूज़ करेंगे, HDFS को यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे एक इशू क्रिएट हुआ था कि जावा हिप, पहले तो एक इशू आ रहा था अपने पास, लाइब्रेरी का इशू आ रहा था कि एक लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं थी, तो वो अपन ने सोल्व किया, जावा लाइब्रेरी जो थी ये अपन ने सोल्व किया। उसके बाद सेकेंड एरर जो आ रहा है अपने पास वो क्या रहा है, वो जावा स्पेस का एरर आ रहा था, हीप मेमोरी का स्पेस का एरर आ रहा था। तो जब मैंने सॉल्यूशंस ट्राई करे, पहले तो मैंने मैप्रोड्यूस वगैरह की साइज़ इंक्रीज़ करी, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब जो वेस्टेड मेरे
मैंने काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया है इसमें रिसर्च के अंदर कि यार कैसे अपने इशू सॉल्व कर सकते हैं। और चूंकि फ्लूम में ऐसा कोई इशू आता नहीं है जनरली, जब भी मैंने फ्लूम पढ़ा है अब तक जितने भी बच्चे, कभी मेरे पास फ्लूम में इशू नहीं आया, ठीक है। बट इस वर्जन में बहुत इश्यूज आ रहा था, तो मैंने अलग अलग, और सब जब मैं ऑनलाइन रिसर्च भी कर रहा था, इस एरर के बारे में सर्च कर रहा था, तो काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिल रहा था। बट वही हुआ, एट दी एंड मेरे को क्या करना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ी, क्योंकि हिट एंड ट्राई मेथड होता है। जो सबसे सिंपल सबसे कॉमन इशू था वो तो ये था कि यार फ्लूम के अंदर अगर मेमोरी की एरर आ रही है कि जावा की जो प्रोसेस है उसको ज़्यादा मेमोरी नहीं मिल पा रही है, तो जो अपन ने फ्लूम इंस्टॉल किया था उसके कॉन्फ़िगरेशन में जो अपने पास फ्लूम environment.sh फाइल होती है उसके अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा चेंज किया था, जैसे जावा ऑप्शंस वाली चीज़ें अपने को क्या करनी पड़ती है, यहाँ पे एक्सपोर्ट किया था ये वाली लाइन, इसमें चेंजेस किया था। यह कमेंट लाइन थी और इसमें इनिशियली लाइक 1 GB से लेकर 2 GB के बीच में मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट होती है। तो यहाँ पे जावा के ऑप्शन दिए हुए कि जब भी आप जावा रन करोगे तो जावा का जो प्रोग्राम है वो मिनिमम कितनी मेमोरी ले सकता है। XMS का मतलब है मिनिमम रैम कितनी यूज़ करेगा, और XMX का मतलब है मैक्सिमम रैम कितनी यूज़ करेगा। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन मैंने देखे कि 90% सॉल्यूशन ये बोल रहे थे कि अगर आपके पास जावा ही पर आ रही है, मतलब जो भी जावा का प्रोग्राम चल रहा है उसके पास इनफ स्टोरेज नहीं है, इनफ रैम नहीं है यूज़ करने के लिए, तो उसके वजह से आपकी प्रोसेस रन नहीं कर पा रही है। और हालांकि अपन इतना बड़ा प्रोग्राम रन नहीं कर रहे थे, मेरे बात ये डाइजेस्ट इसलिए नहीं हो रही थी कि अपन जो रन कर रहे थे छोटी सी एप्लीकेशन रन कर रहे थे, छोटी सी फाइल अपने को अपलोड करनी थी, अपन कोई GB ऑफ डेटा लोड नहीं कर रहे थे। बट फिर भी मेरे को लगा क्योंकि जावा ही पे एरर थी और मेमोरी रिलेटेड एरर थी, तो मैंने यहाँ पे चेंजेस करे कि मिनिमम मेमोरी अपने 2G कर दिया। 2G यानी कि मिनिमम जो कोई भी प्रोसेस रन करेगी तो मिनिमम 2 GB रैम पे रन करेगी और मैक्सिमम 6 GB रैम पे रन करेगी। तो मैंने मिनिमम मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी जो इनिशियली काफ़ी लो थी, लाइक 100 MB 200 MB के बीच में था कि 100 MB मिनिमम लिमिट थी और 200 MB मैक्सिमम लिमिट थी। और अपन एक लोकल मशीन पे चला रहे हैं और मेरे पास रैम जैसे मैंने 12 GB रैम दे रखी है इस पर्टिकुलर मशीन को, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, मैंने 2 से 6 GB यहाँ पे चेंज कर दिया। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये चेंज हो सकता है कि ये इशू सोल्व हो इससे, लेकिन मेरे केस में इससे इशू सोल्व नहीं हुआ। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप कोई आपसे पूछे इंटरव्यू में तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आप बताओ, तो उसमें है कि ये हो सकता है इट विल वर्क, है ना। सबके केस में ऐसा नहीं होता है, हो सकता है आपके केस में वर्क कर जाए, आपके सिस्टम पे वर्क कर जाए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करो डिपेंड करता है। सो मैनी वेरिएबल थिंग्स आर देयर और इट डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर सिचुएशन। मेरी सिचुएशन में चीज़ वर्क नहीं करी, ठीक है। मैंने काफ़ी चेंजेस करके देखे, इवन उस दिन ही चेंज कर लिया था अपन ने। आपने देखा होगा कि उस दिन मैं ट्राई कर रहा था कि फटाफट काम हो जाए, अपन ने सबसे पहले लेटर सर्च करी थी और मैंने यहाँ पे चेंजेस करे थे, बट उससे कोई काम नहीं बना। अपन ने हडूप स्टॉप भी किया, स्टार्ट भी किया, सिस्टम रिबूट करके भी ट्राई किया, बट इस वाली चीज़ से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। और इसी में ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मेरे को लग रहा था कि यार इस वाली चीज़ से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया। कल भी इवन फिर लास्ट संडे को मैंने ट्राई किया, फिर हुआ नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर जब से कल की क्लास लेने का टाइम आया सैटरडे को, तो मेरे को लगा कि यार अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं, तो 9:30 में सॉल्व करने बैठा तो कल सॉल्व हो नहीं रहा था, तो मेरा मूड नहीं कर रहा था कि मैं क्लास लूँ। तो फिर दिन में मैंने सोल्व किया, ट्राई किया, इवन खूब सारी चीज़ ट्राई करी। सेकंड चीज़ मैंने ट्राई करी कि यार चलो ठीक है, फ्लूम में चेंजेस नहीं हो रहे, फ्लूम के अंदर जावा की प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे को लगा कि मैप रिड्यूस या यान की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है कि मैप रिड्यूस में भी लिमिट्स होती है। मैप रिड्यूस और यान, ये दो चीज़ें हो रहा है। यान में ना जब भी मैप रिड्यूस की जॉब चलेगी तो मैप रिड्यूस क्या करेगा, अपने जॉब ट्रैकर्स और टास्क ट्रैकर्स को रन करेगा। तो जो जॉब ट्रैकर रन करता है और जो टास्क ट्रैकर रन करता है वो भी क्या करते हैं, मेमोरी डिमांड करते हैं यान से। तो वो भी एक स्पेसिफिक लिमिट होती है उनकी भी जावा के अंदर कि जो मैप प्रोसेस है या जो रिड्यूस प्रोसेस है वो कितनी मिनिमम मेमोरी यूज़ कर सकती है और मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है, और इसे अपन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। और आप चेंज करते रहते हो, जब जब जो जॉब होती है हडूप इंजीनियर की, या अपन बात करें कि हडूप सिस्टम एडमिन की जो जॉब होती है, उनका यही काम होता है कि वो अपने सिस्टम के हिसाब से, अपनी एप्लीकेशन के यूज़ केस के हिसाब से पैरामीटर्स को चेंज करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं। मैंने पहले बात करी थी कि जो मेनली जॉब होती है हडूप में वो यही होती है कि बग्स, एक तो होता है सपोर्ट सर्विस, जैसे मैं सोल्व कर रहा था इशू तो मेरे को टाइम लगा, ऐसा नहीं कि चीज़ें ईजिली सोल्व हो जाती है ना। जैसे जो कंपनी में काम करते हैं, जो मेरे दोस्त वगैरह हैं, उनको कभी किसी 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 टिकट को सोल्व करने में 48 आवर्स लग जाते हैं। वो मेरे से भी कॉन्टैक्ट करते हैं, बाकी लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं, सबसे पूछते हैं यार तेरे को क्या लगता है क्या इशू आ रहा है। जैसे मैंने भी उनसे पूछा, मैंने भी उनको मैसेज किया कि यार ठीक है मेरे भी इशू, मेरे पास भी इशू आ रहा है, कैन यू गाइस हैव सम हिंट। तो उन्होंने बोला कि यार फ्लूम तो अभी तक काम आ नहीं रहा है हमारे, बट फिर भी उन्होंने बोला कि वही सेम चेंज, उन्होंने भी सर्च किया तो उनको बोला कि यार फ्लूम की मेमोरी इंक्रीज करते हैं, दैट इज़ द इशू। मैंने बोला यार उससे नहीं हो रहा, वो तो मैं ट्राई कर चुका हूँ। बट फिर
क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं पढ़ा रहा था स्पार्क में प्रॉब्लम भी आती है। स्पार्क के अंदर भी क्या होता है, जो स्पार्क एप्लीकेशन अपन रन करते हैं उसमें भी जब रैम कम बाय डिफ़ॉल्ट जो रैम अलोकेशन होता है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि अपन सिंगल नोड क्लस्टर यूज़ कर रहे हैं, तो काफ़ी कम रैम अपन यूज़ करते हैं। उसकी वजह से लास्ट ईयर भी मेरी क्या कर रही थी, स्पार्क की जॉब भी फेल कर रही थी, मशीन लर्निंग का कोड रन कर रहा था। और एक्चुअली वो तो बड़ा कोड था, क्योंकि उसमें हम एक रिकमेंडेशन इंजन बना रहे थे। तो रिकमेंडेशन इंजन में मानो कि लगभग 5-7 GB डेटा तो मैं प्रोसेस कर ही रहा था, और बहुत सारे मॉडल्स उस पर रन कर रहे थे मशीन लर्निंग के। तो उसमें डेफिनेटली रैम की नीड थी, तो वहाँ पे रैम कम पड़ रही थी। तो उस टाइम हमने क्या किया था कि रैम हमने मैपरेड्यूस और यान का रैम चेंज किया था। तो मेरे पास वो सोल्यूशन भी था कि मैं यार हो सकता है मैपरेड्यूस या यान के अंदर भी इशू हो। तो सेकंड जो मैंने ट्राई किया सॉल्यूशन, वो ये ट्राई किया है कि अपना जो मैपरेड्यूस है उसको थोड़ा उसकी मिनिमम और मैक्सिमम रैम को इंक्रीज़ करता है, और यान के अंदर भी मिनिमम और मैक्सिमम रैम को इंक्रीज़ करता है। और सबसे सिंपल तरीका क्या है कि इन सबकी क्या होती है, अपनी अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है। तो मैं यूज़र लोकल हडूप, और हडूप मैंने एक्चुअली ट्राई करने के चक्कर में मैंने हडूप 2 भी इंस्टॉल कर लिया था। आई वाज ट्राइंग, हडूप 3 में काम नहीं चल रहा था, तो मेरे को लगा कि शायद हो सकता है हडूप वर्जन 3 में एरर हो, बग्स हो, तो मैंने हडूप वर्जन 2 भी इंस्टॉल किया था। बट अभी आप इसको भूल सकते हो, कोई काम नहीं आया। 2 में भी सेम एरर आ रहा था, सेम एरर आ रही थी, सेम इशू आ रहा था। तो मेरे को पता चला कि यार हडूप वर्जन 3 की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर हडूप वर्जन 3 की प्रॉब्लम होती तो 2 में मेरे को इशू नहीं आता। तो मैंने 2 चेंज करके देखा, हडूप 2 में भी सेम इशू आ रहा था, सेम एरर आ रही थी, सेम जावा हीप की प्रॉब्लम आ रही थी, बाकी स्कोप वगैरह सब चल रहा था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा टाइम इन्वेस्ट किया कि हडूप वर्जन 2 डाल के देखते हैं, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि कंपनीज में भी ये होता है, जैसे जो भी सपोर्ट सर्विसेज में काम करते हैं, जो सिस्टम मेडिंग प्रोफाइलर में काम करते हैं, उनका एक काम ये भी होता है कि वो वर्जन्स भी चेक करते हैं। कई बार वर्जन अपडेट करना पड़ता है, पीएचपी की साइट बंद हो गई या कोई वेबसाइट बंद हो जाती है, कई बार कोई इशू जाता है प्रोडक्ट में, तो कई बार अपडेट करने से काम बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे अपडेट तो नहीं किया अपन ने उसको, क्योंकि 3.3 स्टेबल वर्जन नहीं था, तो मैंने 2.10 ट्राई किया, पर उससे प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, तो फिर मैंने उसको रहने दिया। मैं हडूप 3 में चल रहे हैं अपन, क्योंकि मैंने 3 में इसको सॉल्व किया। हडूप वर्जन 3 में अपन गए, और अपने पास जो कॉन्फ़िगरेशन है, सेकंड जो एक तो डिबगिंग होती है, और डिबगिंग करने के बाद में आपको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर्टीज चेंज करनी पड़ती है हडूप प्रोफाइल, डेवलपर प्रोफाइल के ऊपर, सॉरी डेवलपर नहीं, एडमिन प्रोफाइल के ऊपर। डेवलपर्स को इससे ज़रूरत नहीं होती, डेवलपर एरर सोल्व नहीं करता, डेवलपर का काम होता है कोड कोड लिखना, इंस्टॉलेशन पहले से हो रखा होता है, सब कुछ पहले सेटअप होता है। तो और इसी वजह से देखो कंपनीज अभी अपन कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि अपन ना तो क्लाउडेरा यूज़ कर रहे हैं, ना ही कोई डिस्ट्रीब्यूटेड हडूप अपन यूज़ कर रहे हैं। यानी मैं हो सकता था अगर मैं आपको पढ़ाना ही होता तो मेरे पास हडूप पहले से इंस्टॉल रखी हुई है, जो मैंने लास्ट बेसिस में पढ़ाया है। तो मैं हो सकता था कि मैं सेम मशीन आपको अपलोड कर देता लगभग, लेकिन मशीन ज़्यादा बड़ी 30-40 GB के आसपास, 30-40 तो नहीं, कम से कम 8-10 GB के आसपास मशीन होती जो मैं अपलोड करता, फिर आप डाउनलोड करते हैं। पर आपको इंस्टॉलेशन वाला पार्ट समझ में नहीं आता कि कैसे इंस्टॉल किया, कैसे वर्क कर रहे हैं। इवन अगर आप अभी भी कुछ, जैसे लास्ट में जब ये सेशन खत्म हो जाएगा, कोर्स खत्म हो जाएगा, अगर आपको नीड है तो ये जो मशीन जिस पर अपन काम कर रहे हैं, जो वर्चुअल मशीन पर मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कि अगर आपको भी हडूप चलाना चाहते हो और आपको इंस्टॉल नहीं करने, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इंटरव्यू से पहले, और आपका इंस्टॉलेशन जैसे नहीं चल पा रहा है, आपने काफ़ी ट्राई किया, आपके सिस्टम में वर्क नहीं कर रहा है, तो आई विल अपलोड दिस पर्टिकुलर वीएम मशीन, आप इसे डाउनलोड करके अपने VMware में रन कर सकते हो, कॉन्फ़िगर्ड रहेगा अपना। तो ऐसे ही जो कंपनीज है लाइक क्लाउडेरा और स्पार्क के लिए भी बहुत सारी कंपनीज हैं। पाई स्पार्क भी कंपनी अपने पास, वो हो गई, हॉटनवर्क्स हो गया, डिजिटल ओशन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर हो गया, AWS हो गया। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जिनके जो डेवलपर्स हैं वो हडूप को इंस्टॉल करते हैं और क्लस्टर्स बनाते हैं, और उन क्लस्टर को सेल करते हैं। या जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये VM शेयर कर दूंगा, तो वैसे वो VM बना के VM को शेयर करते हैं, उनके प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो इवन ये प्रोडक्ट बेस भी काम होते हैं, और जो मोस्टली लोग पढ़ाते हैं वो प्रोडक्ट बेस पे पढ़ाते हैं कि सब कुछ पहले से इंस्टॉल्ड होता है, और आपको एज ए एडमिन कुछ ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना आपको R&D नहीं करना पड़ता है जितना मेरे को मेहनत करनी पड़ी, या रिसर्च करना पड़ा। बट एक फ़ायदा ये होता है कि मैंने आपको डायरेक्टली स्क्रैच से क्यों पढ़ा रहे हैं अपन, या स्क्रैच से काम क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न है अपने को सब कुछ पता चलना चाहिए कि कितने इश्यूज आते हैं रियल लाइफ में, या किस तरह से एरर्स अपन सोल्व करते हैं। लाइक अभी जो आपको बता रहा हूँ मैं, ये प्रैक्टिकल चीज़ है, और ये काफ़ी मैटर करती है। जब आप काम करोगे कंपनी में, तो हर चीज़ वैसे नहीं होती जब अपन थिंक करता है, इश्यूज़ आते हैं, और इश्यूज़ सोल्व करना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे वर्जन 3 में अपन गए, और अपन देखा था कि अपनी जो ATC नाम का फोल्डर होता है, इसमें हडूप नाम के फोल्डर में मैपरेड्यूस के लिए मैपरेड साइट XML फाइल है, जिसको आप क्रिएट करोगे। तो लास्ट में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड करी थी, यहाँ तक की प्रॉपर्टीज़ अपन ने ऑलरेडी ऐड कर रखी थी। ठीक है, मैपरेड्यूस क्लास पाथ अपन ने पहले ही ऐड कर रखा है, पहले से ऐड था, अपन ने ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी।
ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो चेंजेस करे हैं सिर्फ MapReduce के अंदर आप देखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन में मैंने ये वाली चीज़ें ऐड करी है, बाकी सब कुछ पहले से अवेलेबल था। तो ये 4 मैंने यहाँ पे चीज़ें, ये यान वाला तो अपन ने ऑलरेडी ऐड कर दिया था, फ्रेमवर्क नेम यान। इसके अलावा मैंने ये चीज़ चेंज करी थी, एक प्रॉपर्टी मैंने ऐड करी थी कि मैप की कितनी मेमोरी हो सकती है। ठीक है, मैप मेमोरी, तो यहाँ पर 2 GB मैंने दिया इनिशियली कि मैप 2 GB तक मेमोरी यूज़ कर सकता है। इनिशियली 512 MB रहता है। और यहाँ पे रिड्यूस की मेमोरी मैंने यहाँ पे सेट करी कि रिड्यूस पे कितना ले सकता है अपना, लगभग 2 GB की मेमोरी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नाम देख लो, मैप रिड्यूस डॉट मेमोरी। अगर आपको रिड्यूस प्रोसेस की मेमोरी बढ़ानी है, एक रिड्यूस प्रोसेस चलेगी और 2 GB रैम लेगी। मैप रिड्यूस मैप डॉट मेमोरी मिनिमम की बात कर रहे हैं अपन, तो मिनिमम 2048 रैम लेगा। और यहाँ पे चाइल्ड प्रोसेस के लिए भी दिया हुआ है कि जावा ऑप्शन चेंज किया अपन ने, जैसे जावा ऑप्शन वहाँ पे चेंज करे थे अपन फ्लूम में, वैसे मैंने एक प्रॉपर्टी ऐड करी कि मैप रिड्यूस चाइल्ड डॉट जावा ऑप्शंस। ये मैंने फाइंड आउट करी ऑफिशियल साइट के ऊपर कि क्या क्या मेमोरी रिलेटेड क्या क्या एंट्रीज हैं और क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम मैंने चेंज किया कि 1 GB तक अपन यूज़ कर सकते हैं, और मैक्सिमम आई थिंक इनफ होता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी पास करे अपन ने XMX, यानी मैक्सिमम मेमोरी 1024 MB। पर इससे भी सोल्व नहीं हुआ इशू, मतलब ये मैंने ट्राई किया बट इससे कोई इशू सोल्व नहीं हुआ, तो ये भी सोल्यूशन नहीं था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सोल्यूशन देखोगे ना तो आप हंसोगे, क्योंकि मैं भी बाद में सोचा था यार अपन ने काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया, बट सोल्यूशन वॉज वेरी ईजी। बट मैंने ट्राई किया, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब आपको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों सोल्यूशन आपको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो हडूप को डालने की ज़रूरत है, ना ही यहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत है। सेम चीज़ मैंने यान में भी करी कि यान साइट XML में मैंने चेंजेस करी कि मिनिमम मैक्सिमम मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई कर सकते हैं शेड्यूलर्स। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो नोड मैनेजर है, जो रिसोर्स मैनेजर है, वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। लगभग यहाँ पे मैंने 10 GB का आसपास दिया हुआ है इसको कि मैक्सिमम कितनी मेमोरी ले सकते हैं। और यान के अंदर मिनिमम अलोकेशन मेमोरी कितनी होगी, 4 GB। मिनिमम अलोकेशन मेमोरी शेड्यूलर की कितनी होगी, 8 GB। इस तरह से मैंने सेट किया कि मिनिमम और मैक्सिमम मेमोरी मैंने सेट करी कि मिनिमम 4 GB, मैक्सिमम लगभग 8 GB के आसपास अपन मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे। बट इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। प्रॉपर्टीज़ मैंने अपडेट कर दी, डिफ़ॉल्ट काफ़ी कम वैल्यूज़ होती है, मैंने हाई कर दी, मेरे सिस्टम में अवेलेबल रैम थी, तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आपको चेंजेस नहीं करना है। समझने वाली चीज़ क्या है कि ऐसे चेंजेस करने पड़ते हैं ना कई बार, हो सकता है इन चेंजेस करने से आपका इशू सोल्व हो जाए, पर मेरा इशू सोल्व नहीं हुआ। ये सब मैंने ट्राई किया, उसके बाद फिर मेरे को लगा यार शायद सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये सब ट्राई करने के बाद में फिर मैं थोड़ा और स्टडी किया इशू को कि यार क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर मेरे को लगा कि मैंने जावा के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया कि जावा इतना इशू क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो जावा में पता लगी, मैंने और डिटेल ट्रेक किया एरर को। तो वहाँ पे एरे की दिक्कत आ रही थी कि जावा जो एरे क्रिएट कर रहा है कोड के अंदर, वो बहुत सारी मल्टीपल एरेज क्रिएट कर रहा है। और जैसे अपन रिकर्सिव कोड लगाते हैं तो पाइथन में मैक्सिमम डेप्थ के अंदर जाके रिकर्सिव फंक्शन फिनिश कर देता है अपने आप को, क्योंकि वो ज़्यादा मेमोरी लोकेट कर रहा होता है। सेम इशू आ रहा था कि यहाँ से एक एक्सेप्शन जनरेट हो रहा था कि जो हीप स्पेस है, जितनी मेमोरी उसको मिली हुई है, वो मेमोरी फटाफट फिल हो रही थी। मेरे को लगा कि शायद जावा में प्रॉब्लम है। तो सबसे लास्ट में जब कुछ भी नहीं हुआ, तो मैंने फाइनल ट्राई किया, मगर मैं सोच रहा था कि चलो छोड़ो यार, अपन फिर सेंटोस 7 डालते हैं और दोबारा से हडूप इंस्टॉल करते हैं, फिर देखेंगे कोई इशू सॉल्व होगा तो। बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने लास्ट ट्राई किया कि मैं अपन जावा का वर्जन अपडेट कर देता हूँ, तो मैंने जावा वर्जन अपडेट किया। जावा 11 अपन यूज़ कर रहे थे, मैंने जावा का वर्जन 1.8.19 डाल दिया। इसकी जार फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा, यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो जावा, ठीक है, ऑनलाइन ओरेकल से। स्टार्टिंग मैंने बोला भी था कि हो सकता है 11 अपन डाउनलोड कर रहे हैं, मैंने बोला था कि हो सकता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जावा 11 सही से वर्क नहीं करे। ठीक है, क्योंकि जावा 11 भी नया वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है। अभी इसमें काफ़ी सारे बग्स हैं जो फिक्स होना बाकी है, लाइब्रेरी में काफ़ी सारे बग्स हैं जो फिक्स होना बाकी है। तो एक जावा का बग था वो, ना तो हडूप का बग था ना फ्लूम का बग था, क्योंकि एरर आती नहीं थी, है ना। फ्लूम में तो कभी एरर नहीं आई मेरे बट वो एक स्ट्रेंज एरर थी। तो फिर मेरे को, और फिर मैंने जावा सोचा नहीं, मैं सोचा यार सब कुछ चल रहा है अपना, स्कूप चल गया था, मैपरिड्यूस चल गया था, सब चल रहा था अपना, कोई इशू नहीं आ रहा था। और हडूप वर्जन 3.3 में जावा 1.11 सपोर्ट करता है। बट यहाँ पे जब हम फ्लूम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरे को इशू आया। अब तो मैंने जावा अपग्रेड कर दिया। अब जावा कैसे अपग्रेड करेंगे, वो बहुत सिंपल था भाई। जावा की टार फाइल मिलेगी अपने को, कि जब आप जावा डाउनलोड करो तो आपको JDK 1.8 जो भी वर्जन आप डाल रहे हो 1.0_191 ये आपको फाइल मिलेगी, tar.tz फाइल। और इसको आप एक्सट्रैक्ट कर दोगे वहीं कहाँ पे, यूज़र लोकल में। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ cd/user local, तो आप क्या देखोगे कि मैंने हडूप वर्जन 2 भी डाल रखा है ना, 2 भी एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। बट इससे कोई सोल्यूशन नहीं हुआ तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये रिमूव हडूप वर्जन 2.10-f, तो इसको अपन ने रिमूव कर दिया हडूप वर्जन 2 को। सॉरी, परमिशन नहीं है, सूडो लगा दो।
तो मैंने हाडूप वर्जन 2 डाला था, उसको रिमूव कर दिया, हाडूप वर्जन 3 अपन यूज़ कर रहे हैं। अब देखो जावा के भी 2 वर्जन आपको दिख रहे होंगे, एक तो JDK 1.8 और एक JDK 11। तो 11 मैंने हटाया नहीं है, लेकिन मैंने JDK 8 को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दिया। कितना सिंपल काम बता रहा हूँ कि कुछ चेंजेस नहीं करने हैं आपको, बस JDK फाइल डाउनलोड करना जावा की, ठीक है। और ये जो चार्ट फाइल मिलेगी इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना tar xf से, ठीक है, JDK फाइल को, और फिर इसको मूव कर देना कि मूव JDK फाइल टू यूज़र लोकल /user/local, जैसे अपन करते हैं अभी तक। तो वो चेंजेस करा, और उसके बाद में क्या चेंज करना है, सिर्फ एक छोटी सी एंट्री चेंज करनी है अपने को, और वो कहाँ चेंज करनी है, अपनी etc basrc फाइल में। तो sudo vim etc basrc में गए, और अगर आप चेंजेस देखोगे तो जैसे मैंने हडूप इंस्टॉल किया, एक फ़ायदा क्या होता है वेरिएबल्स का, जैसे पहले जावा मैंने चेंज किया तो ये अपनी पुरानी एंट्री थी जावा की, जावा होम की, जो बता रहा था कि अपन कौन सा जावा यूज़ कर रहे थे, 1.11.9 जावा अपन यूज़ कर रहे थे, 11 वर्जन अपन यूज़ कर रहे थे। इसको मैंने कमेंट किया, और जस्ट इसके अबव अपन ने एक जावा होम की एंट्री डाली है, और उसमें अपन ने कहाँ का पाथ दिया है, जावा वर्जन 8 का पाथ दिया अपन ने। तो बस ये अपडेट किया, और बस आपको फाइल एक्सट्रैक्ट करनी है, उसके बाद सिर्फ इसको कमेंट कर देना, इसको अपडेट करना है, जावा होम को अपडेट कर देना एक बार। जैसे आप जावा होम को अपडेट करोगे आपका जावा वर्जन चेंज हो जाएगा। सोर्स कर देना फाइल को, या रिबूट कर लेना, सबसे बेस्ट ऑप्शन है रिबूट कर लेना। जैसे आप जावा चेंज करो, पाथ चेंज करो, रिबूट कर लेना, ताकि सिस्टम में नई जावा अपडेट हो जाए, और उसका चेक करके देख लेना। जब वापस रिबूट करने के बाद में आप जावा हाइफन वर्जन चेक कर लेना कि आपका 1.8 आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद अगर हडूप चेंज करना है आपको, हडूप को वर्जन चेंज करना है, वो भी काफ़ी सिंपल है। देखो सबसे बड़ी जो टाइम अपने को लगा, वो लगा था एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करने में। तो अपने वेरिएबल ऑलरेडी सेट किए हुए बेस आरसी में। जैसे मैंने जावा 8 चेंज किया था, तो उसमें भी सिर्फ एक वेरिएबल चेंज करना था। जैसे जावा 3 ये अपना हडूप 3 की एक्सपोर्ट किया हुआ था अपने, कि हडूप 3 अपन यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हडूप 3 चल रहा था अपना। अगर आपको हडूप 2 इंस्टॉल करना है तो कुछ नहीं करना था, हडूप 2 को एक्सट्रैक्ट कर देना था अपने को यूजर लोकल में, और बस पाथ चेंज करना था ये वाला हडूप होम वाला। तो इसको कमेंट कर देना था फर्स्ट वाले को, सेकंड को अनकमेंट करोगे, ऑटोमेटिक हडूप वर्जन 3 से हडूप वर्जन 2 आपका सेट हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या चेंज करनी पड़ेगी अपने को, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स चेंज करनी पड़ेगी, बस वो ध्यान रखना, क्योंकि हडूप वर्जन 2 डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं होगा। हडूप वर्जन 2 इंस्टॉल करने के लिए वही अपने को कोड साइट एक्सएमएल में एंट्री करनी पड़ेगी, अपने को HDFS साइट एक्सएमएल में एंट्री करनी पड़ेगी, यान साइट एक्सएमएल में एंट्री करनी पड़ेगी, और मैपलेट साइट एक्सएमएल में एंट्री करनी पड़ेगी। तो जो एक्सएमएल फाइल्स थी अपनी कॉन्फ़िग फाइल्स थी, उनमें जो जो अपने पैरामीटर चेंज करे थे, वो सारे पैरामीटर अपने को 2.10 में भी चेंज करने पड़ेंगे। बट अच्छी बात ये है कि अपने को ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी भी इशू नहीं था। बट ये सब मैंने ट्राई किया कि हो सकता है अपना इशू सोल्व हो, तो हडूप चेंज करके देख लिया। फ्लूम का भी मैंने पुराना वर्जन यूज़ करके देखा। फ्लूम जो मैं लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा था, उसको मैंने रिप्लेस करके ओल्डर वर्जन डाला फ्लूम का, कि चलो वर्जन चेंज करके देखते हैं। लाइब्रेरी वगैरह चेंज करके देखिए, बट काम नहीं बना। फाइनली काम किससे बना, जावा का वर्जन चेंज करने से, कि जावा 11 को आप चेंज कर देना जावा 8 में, और फिर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे चेंज करने के बाद मैंने रिबूट किया और सिस्टम रन किया, 2 मिनट तक मैं ऐसे बैठा रह गया, क्या मैं कहा यार ये चीज़ तो सबसे पहले करनी चाहिए थी मेरे को, ठीक है। तो मेरे 2-3 दिन खराब नहीं होते। इवन जितना टाइम मैंने इसमें इन्वेस्ट किया पढ़ने में, एरर्स पढ़ने में, सोल्व करने में, उतना टाइम में तो बहुत कुछ हो जाता अपना, कोर्स ही खत्म हो जाता हडूप का, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आया, मैंने बोला था कि मैं आपको समझाऊंगा कि सॉल्यूशन क्या क्या है, बट सिर्फ इतना सॉल्यूशन था। उसका तो अपन आगे बात करते हैं। आज अपन पहले वही लास्ट वाला जो काम कर रहे थे अपन, कि किसी भी फाइल के ऊपर अपने कोड रन करेंगे EXEC सोर्स के थ्रू, और उसको अपन HDFS में पुट करेंगे, चेक करेंगे जा रहा है नहीं जा रहा है HDFS में। उसके बाद पाइथन कोड से अपन डेटा जनरेट करेंगे, और जो डेटा जनरेट होगा उसको EXEC सोर्स के थ्रू HDFS सिंक के अंदर अपन HDFS में लोड करवाएंगे। तो जो रियल टाइम एप्लीकेशन होती है उसमें आप पाइथन की अपनी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। वो एप्लीकेशन क्या करेगी, वो एप्लीकेशन आपका डेटा कलेक्ट करेगी और HDFS में सिंक कर देगी। लास्ट चीज़ क्या है, द फाइनल थिंग इज, उसका बाद अपन ट्विटर अपने को API देता है, और ट्विटर सोर्स भी दिया हुआ है फ्लूम के अंदर। तो ट्विटर सोर्स को अपन यूज़ करेंगे, और वहाँ से अपन ट्वीट्स फेच करेंगे लाइव, और उन ट्वीट्स को अपन लोड करवाएंगे कहाँ पे, HDFS में लोड करवाएंगे। तो ये अपना एजेंडा है आज की क्लास का। मैंने जो भी सॉल्यूशन दिया है आप लोगों को समझ में आया? कुछ आपके डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप पूछो मेरे से, मैं सोल्व करने की ट्राई करता हूँ, और नहीं है तो फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। और मैं आपको प्रॉपर्टी फाइल शेयर कर दूंगा आज, ठीक है। जो मैंने XML फाइल्स बना रखी है वो XML फाइल्स मैं आपको शेयर कर दूंगा,
प्लस फ्लूम की जो मैंने कौन फाइल में चेंज किया है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, और जो भी कॉन्फ़िगरेशन अपन करेंगे वो सारी फाइलें मैं आपको शेयर कर दूंगा आज प्रॉपर, ठीक है। तो अगर वो आपका इशू है तो वो भी मैं दूर कर दूंगा। बोलो समझ में आया आपको जो भी बताया मैंने अभी तक? इशू क्या था, कैसे सोल्व किया, क्लियर है? कुछ पूछना है किसी को, बताओ। हाँ, आप लोगों को सिर्फ जावा ही चेंज करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। ओनली जावा चेंज करना है, वो प्रॉपर्टी चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने ट्राई करी थी बट उससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, है ना। जावा चेंज करने सॉल्यूशन होगा, जावा 8 चेंज कर देना बस, और फिर नहीं हो तो फिर अपना ही आप मेरे से कांटेक्ट करना, एरर दिखाना, निकालेंगे अपन सॉल्यूशन, उसका सॉल्व हो जाएगी। मतलब ये कि टाइम लगेगा बट सॉल्यूशन मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कन्फर्मेशन तो फटाफट सब लोग, फिर आगे चलें अपन। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे टेल सोर्स की, है ना। तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ कॉन्फ़िगरेशन फाइल अपनी फ्लूम की। ठीक है, वही फाइलें खुली हुई है कि क्या इशू आ रहा है। तो अपन apache.flume.org पे गए, डॉक्यूमेंट्स में गए, अपने को एक चीज़ पता चली थी। देखो दो चीज़ें हैं, दो सोर्स आपको बताता हूँ मैं, है ना। पहला अपने पास डॉक्यूमेंटेशन में गए अपन, यूज़र गाइड के अंदर गए। अब यहाँ पे सोर्सेज की बात करते हैं। एक अपना टेल डायरेक्टरी सोर्स भी होता है, जैसे मैं यहाँ बताऊँ आपको टेल डायरेक्टरी सोर्स। ठीक है, यहाँ पे अपने को बहुत सारे सोर्सेज दे रखे हैं। तो इसमें आप देखोगे सेटअप के अंदर एजेंट वगैरह, डेटा इंजेक्शन की बात कर रहे हो, आरपीसी, नेटवर्क कमांड्स, कॉन्फ़िगरेशन की बात करिए अपन ने, फ्लूम सोर्सेज आपको दिए हुए हैं। तो सोर्सेज में अपने को दिया हुआ है एवरो, थ्रिफ्ट, एग्जीक्यूट सोर्स। एक तो ये यूज़ करना है अपने को। EXE सोर्स में आप कोई भी एप्लीकेशन को रन कर सकते हो उस डेटा फेच करने के लिए। तो डेवलपर्स के लिए ये सोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कोई भी अपनी एप्लीकेशन बिल्ड कर सकता है यूजिंग EXE सोर्स। बाकी अदर सर्वर्स हैं तो उन सर्वर्स को पढ़ना पड़ता है, जैसे एवरो पढ़ोगे, थ्रिफ्ट पढ़ोगे, ये अपने आप में टॉपिक है। जब वो सर्वर्स आप पढ़ोगे डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ होता है, तो उनको डायरेक्टली आप फ्लूम में इंटीग्रेट कर सकते हो। आपका काफका पूरा एक अलग अपना पास क्या है, टेल डायरेक्टरी है, पूरा काफका अपने पास एक सर्वर है, उसका अपन यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक सोर्स है अपना कि ये प्रीव्यू फीचर है, ठीक है, ये विंडोज़ पे वर्क नहीं करेगा, और एक टेल डायरेक्टरी सोर्स है। और ये क्या करता है कि जो ये बोल रहा है कि वॉच द स्पेसिफाइड फाइल्स एंड टेल देम इन नियर रियल टाइम वंस डिटेक्टेड न्यू लाइन्स appended to the each file. If the all new lines are being written, this source will retry reading them in wait for the completion of the write. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि सॉरी, ओके। तो ये सोर्स जो है वो काफ़ी रिलायबल है, और ये कोई भी डेटा इवेंट्स को मिस नहीं करेगा, पीरियडिकली राइट करता रहेगा। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। तो इसमें तो क्या दिया हुआ है आपको, आप इसमें अपनी डायरेक्टली बता सकते हो अपने आप, इसमें कमांड वमांड डालने की जरूरत नहीं है। ये बोल रहा है कि मानो जैसे आप क्लाउड के ऊपर डेटा सिंक करते हो, अपना फोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह आपके एप्पल क्लाउड पे सिंक होती है, या गूगल ड्राइव पे अपनी गूगल फोटोज़ पे अपनी फ़ोटोज़ ऑलरेडी सिंक हो जाती है। तो अगर आप सोचो कि वो कैसे वर्क कर रहा है, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि वो अपन फ़ोटोज़ कहाँ रखते हैं, किसी न किसी फोल्डर में स्टोर होता है। भाई गैलरी तो एप्लीकेशन है जहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़ को व्यू करते हो। एक्चुअली फ़ोटोज़ स्टोर कहाँ पे होगी, किसी न किसी डायरेक्टरी में, किसी न किसी फोल्डर में फ़ोटो स्टोर होगी। तो जो डायरेक्टरी है जहाँ पे फ़ोटो स्टोर हो रही है, उस डायरेक्टरी के ऊपर आप क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो कि उस डायरेक्टरी को आप फ्लूम में ऐड कर दोगे। क्या इस डायरेक्टरी में कुछ भी चेंजेस होता है, कोई भी नई फाइल आती है, या जो एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं उनमें कुछ भी डेटा चेंज होता है, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए, अपना अपडेट हो जाना चाहिए।
तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि आप चैनल्स आपको देना मैंडेटरी है। चैनल का नाम क्या, इसमें टाइप देना जरूरी है। टाइप का नाम क्या रहेगा, टेल dir अपना टाइप रहेगा। और उसके अलावा यहाँ पे फाइल ग्रुप दिया हुआ है, तो स्पेस सेपरेटेड फाइल ग्रुप्स दिया हुआ है, ठीक है। ईच फाइल, यहाँ पे फाइल के नाम पास कर दो कि यार ये 10 फाइल है, इनमें कुछ भी चेंज होता है तो हमें ये चेंज करना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा, ऑटोमेटिक उन फाइल्स को रीड करेगा। तो इसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। दिस यू विल ट्राई बाई योर सेल्फ, है ना। नीचे इसका दिया हुआ है सॉल्यूशन, यहाँ पे दिया हुआ है कि r1 डॉट पोजिशन फाइल दिया हुआ है कि पोजिशन डॉट जेसन फाइल है अपनी, और इसमें फाइल ग्रुप में दिया हुआ है कि f1 f2 फाइल्स है अपनी। कुछ भी चेंजेस होता है तो हमें इन सारी फाइल्स को यहाँ पे ऐड किया हुआ है कि कौन कौन सी फाइल्स हैं जिनमें चेंजेस होगा। सारी लॉग फाइल्स आ रही है, ऐसे डॉट स्टार लॉग आउट कर दोगे तो जितनी भी लॉग फाइल्स हैं उनको आप फेच कर लोगे। तो अगर मैं जेपीजी की बात करूँ कि कोई जेपीजी इमेजेस को अपने को क्या करना है, अपलोड करना है, कोई इमेज फाइल में कुछ चेंजेस होता है वो अपने को अपलोड करना है, तो अपन क्या करेंगे, फिर अपन लिख देंगे .जेपीजी, ठीक है। जितनी भी जेपीजी फाइल्स होगी आपकी, कोई भी नई फाइल आएगी, कोई पुरानी फाइल अपडेट होती है तो ऑटोमेटिकली वो सिंक होती जाएगी। कहाँ पे सिंक होती जाएगी, आपके HDFS में या जो भी स्टोरेज आप यूज़ कर रहे हो। तो ये आपका प्रैक्टिकल है, ये आपको करके देखना है, ठीक है। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा कैसे इसको सेटअप करना है। तो दिस इज़ टू बी डन बाय योर सेल्फ। एंड जो अपन खुद करने वाले थे, नेटकेट का एग्जाम्पल अपन ने ले लिया था, आज अपन टेल डायरेक्टिव वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि एक सी सोर्स की बात करते हैं, क्योंकि ये 2 जगह 3 जगह काम आएगा अपना, पाइथन से डेटा लेने के लिए और एक अपना ट्विटर वाला अपन यूज़ करेंगे। तो टेल सोर्स में लास्ट टाइम अपन ने कॉन्फ़िगर कर ही लिया था ऑलमोस्ट, बट अगर अपन उसकी बात करें तो यहाँ पे 3 चीज़ें पास करना जरूरी है, चैनल, टाइप और कमांड। कमांड जो भी आप रन करना चाहते हो वो, ठीक है। टाइप इसका रहेगा EXEC, और चैनल अपने को प्रोवाइड करना पड़ेगा जिस भी चैनल में राइट करना है। बाकी अदर ऑप्शंस दिए हुए हैं कि टाइम आउट कितने टाइम के लिए वेट करना है, ठीक है। अगर बफर साइज फुल नहीं होता है, ठीक है, तो जैसे ये टाइम होगा 3000 मिलीसेकंड खत्म होंगे, ऑटोमेटिक डेटा पुश हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि अपन वेट कर रहे हैं, जैसे मानो मैंने दे दिया कि मेरा बफर साइज 1 GB है, तो जब तक 1 GB डेटा नहीं आएगा तब तक मैं पुश नहीं करूँगा, तब तक मैं डेटा फेच नहीं करूँगा अपने चैनल से। तो यहाँ पर अगर आप बैच टाइम आउट 3000 सेट कर दोगे, मिली सेकंड में होता है, तो 3 सेकंड तक वेट करेगा कि कुछ डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर डेटा नहीं आ रहा है, बफर फुल नहीं हुआ, थोड़ा बहुत डेटा रखा हुआ है बफर में, तो उसको लेके पुश कर देगा। इस तरह से दिया हुआ है। बैच साइज दिया हुआ है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स टू रीड एंड सेंड टू द चैनल एट ए टाइम, कि कितनी लाइन्स, कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स ये रीड करेगा एक बार में और चैनल में राइट करेगा। तो इसको आप इंक्रीज कर सकते हो अपने हिसाब से। ये बैच साइज है, ऐसा नहीं कि हर लाइन को रीड करेगा, कम से कम 20 लाइन्स रीड करेगा, चैनल में राइट करेगा, फिर सिंक में सेंड करेगा। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनको अपन ट्राई कर सकते हैं। तो अपन इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, खुद की फाइल बनाते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो cd/user local अपाचे फ्लूम में जाते हैं अपन, और यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। तो अगर आप मेरा पाथ देखोगे तो अपन अपाचे फ्लूम कॉन्फ़िगरेशन में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे बस कोई प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर रखी हुई नहीं है ज़्यादा। तो अपन एक खुद की फाइल बना देते हैं कि vim टेल source डॉट प्रॉपर्टीज़। फाइल बनाना स्टार्ट किया, सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे, सोर्स, चैनल, सिंक एंड एजेंट नेम, ये अपन डिफाइन करेंगे। तो सोर्स डिफाइन करना है अपने को। तो सबसे पहले सोर्स क्या रहेगा अपना कि कैसे डिफाइन कर देते हैं, एजेंट का नाम लिख दो कुछ भी, कि मेरा एक एजेंट है, टेल एजेंट है अपना, टेल एजेंट डॉट सोर्सेज इक्वल्स टू सोर्स का नाम आ जाएगा। सोर्स का नाम अपन ने कुछ भी दे दिया, टेल सोर्स दे दिया कि टेल सोर्स है अपना। फिर जो टेल एजेंट है, टेल एजेंट से अपन अपनी सिंक्स का नाम देंगे कि कौन सी सिंक यूज़ करनी है अपने को। अपन HDFS में रखना चाहते हैं तो मैंने कैपिटल में HDFS लिख दिया, ये नाम में ध्यान रखना, ठीक है। तो कैपिटल HDFS अपना नाम है सिंक का, इसका कुछ और नाम भी दे सकते हो आप, बट अभी अपने इसको HDFS दे दिया, ठीक है। HDFS सिंक दे देते हैं, ठीक है। तो स्मॉल में HDFS, कैपिटल में सिंक। ऐसे ही टेल एजेंट और किसका नाम डिफाइन करेंगे अपन, अपने चैनल का नाम डिफाइन करेंगे, चैनल्स। तो चैनल्स में अपने पास आ जाएगा कि मेमोरी चैनल हमें यूज़ करना है, तो मेमोरी चैनल हमने यहाँ पे दे दिया। तो ये डिफाइन कर दिया नेम अपन ने इनका। उसके बाद सबसे पहले कॉन्फ़िगर सोर्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। कैसे करते थे अपन कि टेल एजेंट के अंदर जितने भी सोर्सेज हैं, हमें कौन से सोर्स की बात कर रहे हैं, हम टेल सोर्स की बात कर रहे हैं।
इसका टाइप अपना EXEC रहेगा। फिर दूसरा अपने पास होता था कि टेल एजेंट सोर्सेज, और सोर्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए अपने यहाँ पे पढ़ा है कि 3 चीज़ें पास करना है, टाइप, चैनल्स और कमांड। टाइप EXEC है, चैनल कौन से चैनल में राइट करना है, तो टेल सोर्स डॉट चैनल्स, ठीक है। चैनल्स में अपने क्या दे दिया कि चैनल कौन सा हमारा, मेमोरी चैनल है, जिसमें हमें राइट करना है, तो मेमोरी चैनल में हमें राइट करना है। और टेल एजेंट डॉट, तीसरी कंपल्सरी चीज़ क्या है यहाँ पे, कमांड कौन सी रन करनी है, तो कमांड दे देंगे कि सोर्सेस के अंदर टेल सोर्स डॉट कमांड। कमांड हमारे पास रहेगी होम के अंदर, हडूप के अंदर स्क्रिप्ट्स फोल्डर बनाएंगे। और स्क्रिप्ट तो अभी तो अपने को बाय डिफॉल्ट कमांड यूज़ करेंगे ना, तो अभी तो अपनी कमांड कौन सी रहेगी, /bin के अंदर टेल कमांड है, टेल -f कमांड है, जो अपन लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि टेल f कमांड क्या करती है। जैसे मैं शो कर रहा था आपको, एक नई टेप खोली अपन ने, होम डायरेक्टरी में गया, रिमूव कर देते हैं अपन लॉग फाइल को, कोई भी लॉग फाइल है तो एक फोल्डर बनाते हैं, अलग रहने दो ना। अपन एक लॉग फाइल बनाई कि टच लॉग डॉट टेक्स्ट, इसमें कोई भी डेटा नहीं रखा हुआ है। कैट कमांड से अपन डेटा व्यू करते हैं, टेल कमांड से भी व्यू करते हैं। टेल वैसे लास्ट की 5 लाइन्स आपको शो करते हैं, लेकिन हमारे पास एक इंटरेक्टिव कमांड होती है टेल -F, इसको डिबगिंग के लिए यूज़ किया जाता है कई बार, डिबगिंग के लिए या मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जाता है ना ये कमांड, टेल -F कमांड। जैसे सपोज करो मेरे को सर्वर में कुछ गड़बड़ी चल रही है, तो एरर्स अपनी स्क्रीन पे प्रिंट होती है, तो एरर्स की फाइल होती है, लॉग्स की फाइल होती है, और आपको चेक करना है कि क्या क्या लॉग बन रहे हैं, क्या क्या एरर आ रही है, तो आप कंटिन्यू टेल -F करके लॉग टेक्स्ट फाइल को कंटिन्यू व्यू कर सकते हो। अब इसमें कोई भी डेटा रखा हुआ नहीं है, अगर इसमें आप डेटा ऐड करोगे, मैं को टेप खोल रहा हूँ, डेटा ऐड करने के लिए अपन इको कमांड यूज़ कर सकते हैं कि इको हेलो वर्ल्ड फर्स्ट लाइन इनटू लॉग, और इसको डबल ग्रेटर देन साइन से अपेंड कर देंगे अपन लॉग डॉट टेक्स्ट फाइल में। जैसे आप यहाँ पे चेंजेस करोगे फाइल में डेटा, है ना, ये जो टेल -F कमांड है ये इसको रीड कर लेगा और आपकी स्क्रीन पे आउटपुट राइट कर देगा। जैसे आप कुछ और लाइन ऐड करोगे कि इको सी दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमिंग, उसको अपन स्ट्रीमिंग बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना डेटा स्ट्रीम्ड हो रहा है। ये टेल -F कमांड एज ए स्ट्रीम कमांड काम कर रही है। 2 लाइनें लिखी, दोनों को इसने रीड कर लिया, जो भी चेंजेस होंगे फाइल में, जो भी नई लाइनें ऐड होगी, उन नई लाइनों को ऑटोमेटिकली टेल -F कमांड रीड करके आपकी स्क्रीन पे प्रिंट कर देगी। तो इट्स अ गुड सोर्स, और इसी वजह से अपन इसको क्या करेंगे, इसको एज ए सोर्स यूज़ कर रहे हैं अपन कि अपने अगर इस log डॉट टेक्स्ट फाइल में कुछ भी चेंजेस होते हैं, और log फाइल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो log फाइल्स ऑटोमेटिक क्या होनी चाहिए, सिंक होनी चाहिए अपने HDFS के अंदर, तो उसके लिए आप टेल सोर्स यूज़ कर सकते हो। और वैसे तो सिर्फ समझाने के लिए कि डेटा कैसे रीड करके कैसे राइट करते हैं अपन HDFS में, तो कंट्रोल C से कैंसिल करता हूँ इस कमांड को, और इसी कमांड को अपन यूज़ कर रहे हैं और सेम फाइल अपन रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर कमांड क्या डाली अपन ने कि टेल कमांड हम यूज़ करेंगे, और -F उसको इंटरेक्टिवली रीड करेंगे, स्ट्रीमिंग करेंगे कौन सी फाइल को, और पाथ कंप्लीट देना होम हडूप लॉग डॉट टेक्स्ट, इस फाइल को हम मॉनिटर करेंगे। इस फाइल में कुछ भी चेंजेस होता है उसको रीड करके कहाँ पे राइट करेंगे, चैनल में राइट करेंगे। कुछ और प्रॉपर्टी चेंज करनी है आपको, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी चेंज करनी है कि रीस्टार्ट प्रॉपर्टी चेंज करनी है, स्टैंडर्ड एरर प्रॉपर्टी चेंज करनी है, रीस्टार्ट थ्रोटल चेंज करना है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप चेंज कर सकते हो। मैं इनको चेंज नहीं कर रहा हूँ ताकि सिंपल अपने पास फाइल रहे। सेकेंड, कॉन्फ़िगर करेंगे अपन अपने चैनल को, कॉन्फ़िगर चैनल। अच्छा इसमें हाँ, चैनल से अपने बता दिया, ठीक है। कॉन्फ़िगर चैनल, चैनल कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, टेल एजेंट डॉट चैनल्स, और इसमें कौन से चैनल की बात करें अपन, मेमोरी चैनल की बात करें, कैपिटल M। ध्यान रखना केस सेंसिटिव है, तो मेमोरी चैनल आप सही से लिखना कि मेमोरी चैनल इक्वल्स टू, मेमोरी चैनल का टाइप सेट करेंगे। अब चैनल के लिए उन्होंने पढ़ा कि चैनल में क्या क्या सेट कर सकता है। अब एक ये फाइल खोलना बहुत जरूरी था ना, ये लॉग फाइल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि याद नहीं करना अपने कुछ भी, लॉग फाइल्स में आप जाके चेक कर, सॉरी डॉक्यूमेंटेशन फाइल में जाके चेक कर लेना। तो यहाँ पे अपन सर्च करेंगे अपना, क्या सर्च कर रहे थे अपन, चैनल, मेमोरी चैनल। चैनल की बात कर रहे हो, यहाँ पे सर्च करना डॉक्यूमेंट में, कहने अपने पास चैनल आएगा, मेमोरी चैनल, ये रहा फ्लूम चैनल सेलेक्टर, फ्लूम सिंक सेलेक्टर,
फ्लूम चैनल्स, मेमोरी चैनल, ठीक है। फाइल चैनल देखो, मेमोरी चैनल दिया हुआ है, JDBC चैनल दिया हुआ है, डेटाबेस में डालना है तो काफका चैनल है, फाइल चैनल है, बहुत सारे चैनल्स अपने को दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अपन मेमोरी चैनल की बात करते हैं कि मेमोरी चैनल अपने को दिया हुआ है JDBC। मेमोरी चैनल में रैम के अंदर डेटा स्टोर करते हैं। यहाँ पे दो एक ही प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ टाइप है, सिर्फ टाइप सेट करके काम चल जाएगा अपना। तो टाइप अपना मेमोरी है, तो टाइप अपने सेट किया कि ये जो टाइप है, ये टाइप हमारा मेमोरी टाइप रहेगा। उसके अलावा आप चाहो तो कैपेसिटी सेट कर सकते हो। कैपेसिटी क्या रहेगी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट्स स्टोर्ड इन द चैनल, चैनल में कितनी इवेंट स्टोर होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया कि टेल एजेंट डॉट चैनल्स डॉट मेमोरी, मेमोरी चैनल डॉट कैपेसिटी, और मैं बोला कि 10,000 इवेंट्स स्टोर हो सकती है, मतलब 10,000 लाइन्स या ट्वीट्स, ऐसे समझ लो आप ना कि 10,000 जो अपनी कैपेसिटी है वो कितनी होगी, अपनी 10,000 इवेंट्स की कैपेसिटी होगी कि 10,000 इवेंट्स को आप स्टोर कर सकते हो। उसका ट्रांजिशन कैपेसिटी दी हुई है कि ट्रांजिशन कैपेसिटी कितनी है, 100 है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट्स द चैनल विल टेक फ्रॉम ए सोर्स और गिव टू ए सिंक पर ट्रांजिशन, यानी कि जब एक ट्रांजिशन होगा, फर्स्ट ट्रांजिशन में कितनी नंबर ऑफ इवेंट्स या कितनी नंबर ऑफ लाइन्स, आप समझोगे कितने नंबर ऑफ लाइन्स, कितने नंबर ऑफ ट्वीट्स को ये रीड करेगा सोर्स से, और एक टाइम में कितनी, मतलब ट्रांजिशन कितना होगा, कितनी रीड करेगा और कितनी राइट करेगा। तो ट्रांजिशन कैपेसिटी एक बार में कितना, एक साथ कितनी कर सकता है। तो ट्रांजिशन कैपेसिटी सेट करना है, अपन कर देंगे कि टेल एजेंट चैनल्स डॉट जो मेमोरी चैनल है अपना, उसके अंदर ट्रांजिशन कैपेसिटी, और ये अपनी अपन ने 1000 कर दी, ठीक है, कि 1000 इवेंट्स को क्या करेगा, ट्रांजिशन करेगा। या ज़्यादा हो जाएगा अपने लिए तो 1000 और 100 कर दो ना, क्योंकि अपन अभी नॉर्मली काम कर रहे हैं। तो 1000 इवेंट्स को स्टोर कर सकते हैं कैपेसिटी की। अगर आपका सिंक डेटा उठा नहीं रहा है तो एक बार में 1000 इवेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, और एक बार में 100 इवेंट्स को ये राइट करेगा। ये दो चीज़ें अपने सेट करी है। बाकी और भी प्रॉपर्टीज़ है, कीप अलाइव दिया हुआ है कि 3 सेकंड वेट करेगा, टाइम आउट टाइम है, ठीक है। कोई भी इवेंट ऐड करनी है, रिमूव करनी है, उसमें 3 सेकंड का वेट करेगा। तो वो टाइम आउट दिया है, इसको इंक्रीज कर सकते हो। बाइट कैपेसिटी बफर परसेंटेज दिया हुआ है कि ये दिखा रहा है कि परसेंटेज ऑफ बफर बिटवीन बाइट कैपेसिटी एंड द एस्टिमेटेड टोटल साइज ऑफ ऑल इवेंट्स, ठीक। टोटल 20% आपका क्या रखता है, ये डेटा को स्टोर करता है हेडर्स के लिए या बाइट कैपेसिटी के लिए। बाइट कैपेसिटी आपको दिया हुआ है, ये मैक्सिमम टोटल बाइट ऑफ मेमोरी अलाउड एज ए सम ऑफ ऑल इवेंट्स इन दिस चैनल। अगर आपको मेमोरी फिक्स करनी है, क्योंकि रैम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना। आपने बोला कि 1000 इवेंट्स, अपने बोल दी 1000 इवेंट्स स्टोर करनी है। अब सपोज करो एक इवेंट में एक वीडियो आ रहा है 4K, और वो वीडियो मान लो, ये मानो कि 4K तो चलो, एक HD वीडियो आ रहा है 2 GB का एक इवेंट में, और अपने बोला कि अपन क्या कर सकते हैं, 100 इवेंट्स रीड करेंगे, कहाँ से, सोर्स से। तो अपने को 200 GB का क्या मिलेगा, इनपुट मिलेगा, कहाँ से, सोर्स से। हर वीडियो 1 GB का है, 100 वीडियो लेंगे तो 200 GB बन जाएगा। अब 200 GB मेमोरी में स्टोर करोगे, इतनी तो रैम ही नहीं है अपने पास कि 200 GB अपन डेटा स्टोर कर सके। तो जावा हीप की प्रॉब्लम आ रही थी अपने पास, वो इसकी वजह से आ सकती है कि जावा की प्रॉब्लम, हीप की प्रॉब्लम आ सकती है, एरर की प्रॉब्लम आएगी कि आपकी मेमोरी इतनी है ही नहीं, बफर इतना है ही नहीं, क्या चाहते हो आप। तो उस केस में, ठीक है, अपन इसको चेंजेस कर सकते हैं। आप अगर चाहो तो यहाँ पे दे सकते हो कि मैक्सिमम, यहाँ पे देखो बाइट कैपेसिटी में इसने 80,000 एड किया हुआ है, मतलब 8 GB तक का आपकी बाइट कैपेसिटी है। 8 GB तक का डेटा आप स्टोर कर सकते हो, उससे ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं करोगे। तो ये मैक्सिमम लिमिट होगी आपकी किसकी, कि मेमोरी में कितना डेटा आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये जावा की जो मैक्सिमम वैल्यू है जो कमांड लाइन पे है, तो जब JVM की 80% ऑफ वैल्यू को बाई डिफॉल्ट यूज़ करता है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट जो अपने प्रॉपर्टी चेंज कर रहे थे ना अपन फ्लूम में, वो प्रॉपर्टी अपन इसलिए चेंज कर रहे थे कि JMX वैल्यू है, जे मिनिमम वैल्यू इसलिए चेंज कर रहे थे कि अगर जैसे जो इनिशियली सब जगह आपने एरर देखा, सब लोगों ने वो ये बोल रहे थे कि फ्लूम में जाके JMX की प्रॉपर्टी है, JMS की प्रॉपर्टी चेंज कर दो, XMS और XMS की प्रॉपर्टी चेंज कर दो। क्यों, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, इसको नहीं पता कि कितनी रैम में यूज़ कर सकता हूँ। तो जो वैल्यूज़ वहाँ पे दी हुई ना, उन वैल्यूज़ के हिसाब से काम करेगा। तो एक काम ये भी करना कि जावा का वर्जन तो चेंज करना है करना, साथ में फ्लूम की मैं फाइल भेज दूंगा, उस फाइल में जो अपन ने मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट दे रखी है वो सेट कर देना, ताकि दिक्कत नहीं है अपने को। तो यहाँ पे दिया हुआ है अपने को, बाकी एग्जांपल दिया हुआ है कि इस तरह से आप सेटअप कर सकते हो। तो अपन ने इतना ही सेटअप किया अपने लिए, दैट्स इनफ। इतनी सारी चीज़ें चेंज करनी है अपने को, 3 चीज़ें चेंज करी, दैट्स इनफ। सबसे लास्ट में क्या करेंगे अपन, कॉन्फ़िगर करेंगे
किसको? सिंक को। सिंक अपना HDFS सिंक है, तो उसके लिए भी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं अपन कि क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं उसमें। तो यहाँ से कॉपी करके तीनों भी खोल लिया अपन, ये अपना EXE सोर्स, ये अपना चैनल और ये अपना सिंक का डॉक्यूमेंटेशन सेम है, बस अपने को यहाँ पे सिंक देखना है, HDFS सिंक। ठीक है, फ्लूम सिंक्स में अपना HDFS सिंक आ गया। अब देखो HDFS सिंक में आप फाइल का नाम कैसे स्टोर करोगे, फाइल किस नाम से स्टोर करोगे, इससे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है ना, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले सबसे कंपलसरी चीज़ें क्या है। 3 चीज़ें कंपलसरी है, चैनल, टाइप और HDFS पाथ। ये तीनों तो आपको पास करना ही पड़ेगा। तो पहले जो कंपलसरी है उनको सेट करते हैं। सबसे पहले टाइप सेट करना है, टाइप आपका HDFS रहेगा। तो सेट करते हैं अपन टेल एजेंट डॉट चैनल्स डॉट कौन सा चैनल अपना, सॉरी चैनल सेट करना है, सिंक सेट करना है, एजेंट सिंक्स, और उसमें अपन बात कर रहे हैं हमारे HDFS सिंक की। उसका टाइप सेट करेंगे अपन, टाइप क्या रहेगा अपना, दिस इज HDFS। दूसरी प्रॉपर्टी अपने पास HDFS डॉट पाथ, ये प्रॉपर्टी सेट करेंगे। टाइप चैनल और HDFS पाथ, 3 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। तो टेल एजेंट डॉट सिंक्स डॉट HDFS सिंक की बात कर रहे हैं, और उसमें HDFS डॉट पाथ, क्या पाथ रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। तो HDFS का जो पाथ है अपन लिख देंगे HDFS कोलन // अभी मैं आपको दिखाऊं तो अपने ऑलरेडी कल कुछ फाइलें बनाई थी, DFS-ls / यूज़र फ्लूम, ये फोल्डर अपने क्रिएट किया था, इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स बनी हुई है ना। तो इसमें से अपन डिलीट कर देते हैं, ये सारे फोल्डर्स बने हुए हैं अपने, ट्वीट नेटकेट वगैरह बनाए थे अपन ने। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ कि रिमूव -r स्टार। इसी फोल्डर में अपन क्या करेंगे, डेटा सेव करेंगे। तो अभी मेरे पास कोई डेटा नहीं रखा हुआ है, लेट मी शो यू। सॉरी, ये तो अपन ने कर दिया है, इसने वो डिलीट कर दिया, DFS-ls यूज़र फ्लूम भी डिलीट कर दिया अपन ने। तो फ्लूम तो बनाना पड़ेगा, mkdir फ्लूम। तो मैंने एक नया फोल्डर बनाया यूज़र के अंदर फ्लूम, और इस सब फोल्डर के अंदर DFS-ls किया यूज़र फ्लूम को। देखो एरर आ सकती है अगर परमिशन नहीं मिलेगी, तो परमिशन भी चेंज कर देना, DFS-chmod सब लोग रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकें, किसके ऊपर, यूज़र फ्लूम के ऊपर। तो प्रॉपर्टी अपन ने यहाँ पे चेंज कर दी है, यू कैन रीड राइट द फ्लूम, दैट्स इट। अभी अपने पास फोल्डर रखा हुआ है, इसमें कोई डेटा नहीं रखा हुआ है, यूज़र फ्लूम एम्प्टी अपना, ठीक है। यहाँ पे डेटा राइट करना चाहते हैं अपन, तो मैंने लिख दिया कि HDFS के अंदर कहाँ चल रहा है अपना, वो बिग डेटा पे चल रहा है 9000 पोर्ट पे, उसके अंदर यूज़र नाम का फोल्डर है, उसमें फ्लूम नाम का फोल्डर है, और वहाँ पे अपन टेल सोर्स नाम से डेटा स्टोर करना चाहते हैं, टेल नाम से डेटा स्टोर करना चाहते हैं कि टेल डायरेक्टरी में डेटा स्टोर करेंगे। अब देखो फाइल जो बनेगी, अब ये तो इंपॉर्टेंट हो गया, एक चैनल इंपॉर्टेंट है अपना कि टेल एजेंट सिंक्स HDFS सिंक डॉट HDFS, सॉरी टाइप सेट कर दिया, पाथ सेट कर दिया, 3 चीज़ इंपॉर्टेंट थी अपना, HDFS पाथ, टाइप और चैनल। चैनल लिख देंगे, ये चैनल कौन सा यूज़ करेंगे, चैनल हमारे पास एक ही है, मेमोरी चैनल। ये सेट किया। अब आगे ये कंपलसरी है ना, बाकी चीज़ें मैंडेटरी नहीं है, आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो बाकी चीज़ें बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं, कितने सारे ऑप्शन अपने पास चेंज करने के लिए, ठीक है। अब इसमें देखो जो प्रीफिक्स दिया है, फाइल का प्रीफिक्स, कुछ चीज़ें अपन देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या चेंज किया हुआ है। तो पहले फाइल प्रीफिक्स की बात करते हैं। फाइल प्रीफिक्स क्या होता है कि जो भी फाइल आप सेव करोगे, ठीक है, उस फाइल के आगे क्या रहेगा अपने पास, इवेंट्स नाम से नाम रहेगा, और यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है, देखो %y %m %d %h %m %s। ये इसलिए दिया हुआ है कि ये जो पाथ आपको दिया हुआ है, बेसिकली ये ईयर ऊपर आपको यहाँ पर दिए हुए कि आप जो पाथ है, पाथ में आप इन एब्रीविएशंस को यूज़ कर सकते हो। ये जो एब्रीविएशंस है, इनमें दिया हुआ कि % आप होस्ट लिखोगे तो जो भी होस्ट की वैल्यू होगी उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देगा। %t लिखोगे वो मिली सेकेंड में टाइम सेट करेगा। %a का मतलब है वीकडे का नाम लिखेगा, %a का मतलब है फुल वीकडे नेम लिखेगा। आपको टाइम के हिसाब से डेटा स्टोर करना है, तो आप यहाँ पे ले सकते हो कि %a अपना वीकडे नेम है, %A आपका वीकडे का फुल नेम आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो किसने जो यहाँ पे सेट किया हुआ है नीचे एग्जाम्पल के अंदर, इन्होंने पाथ में इवेंट्स दिया हुआ है, फ्लूम इवेंट्स अपन स्टोर कर रहे हैं, उसमें इन्होंने पाथ लिखा कि %y %m %d %hour %minute %second, इस तरह से डेटा जनरेट कर रहे हैं। अब ये डेटा जो जनरेट कर रहा है, इसमें अगर आप पाथ को अपने यहाँ पे कॉपी करूँ मैं इसको,
इसका मीनिंग क्या होगा? कि अपने पास हर सेकंड के लिए एक फाइल बनेगी। परसेंट कैपिटल एच, कैपिटल में क्या है, सब स्मॉल में YMD और कैपिटल में HMS है। तो स्मॉल में y की वैल्यू देखोगे तो ऊपर आके पढ़ोगे आप यहाँ पे कि स्मॉल y आपने लिखा है, उसका मतलब है लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, जो भी लास्ट के 2 डिजिट थे, जैसे अभी 21 चल रहा है तो 21 लेगा y डैश, उसके अंदर फिर m लेगा, m कितना है अपना स्मॉल में, मंथ नंबर लेगा 01 से 12 तक, और d लेगा स्मॉल d इसने लिया हुआ है डे ऑफ द मंथ, यानी कि डेट के हिसाब से फाइल बनाएगा। उसके अंदर HM लिया हुआ है तो आवर और मिनट को सेट कर देगा, किस आवर किस मिनट में, कैपिटल H आवर, कैपिटल M मिनट, और कैपिटल उसने S लिया हुआ है, कैपिटल S आपका सेकंड में बात कर रहा है। ठीक है, तो जो इवेंट बनेगी वो हर सेकंड के एक इवेंट को राइट करेगा कि किस सेकंड में कौन सा डेटा आ रहा है। तो अपने को आप वैसे ही बना सकते हो फाइल्स। तो अगर मेरे को वो नाम देना है तो आप यहाँ पे लिखोगे कि ये जो टेल डायरेक्टरी है, इस टेल के अंदर जाके हमारा जो फाइल बनेगी वो %y ईयर, %m मंथ, %d दिन, और उसके अंदर %s यानी कि सेकेंड या सॉरी h हाइफन %m स्लैश %s, हर एक सेकंड के नाम से, हर एक मिनट का हर एक सेकंड नाम से डेटा बनता जाएगा। ठीक है, तो इसको बहुत बड़ा हो जाएगा पाथ, इसको %m ही कर दो, %s यहीं पे कर दो कि %S। समझ में आ रहा है ना? ये फाइल के नाम में आप यूज़ कर सकते हो, जैसे नीचे यूज़ किया हुआ। इसका मतलब ये है कि आप टाइम के साथ डेटा स्टोर कर रहे हो, ताकि अगर आपको टाइम के साथ आप चेक कर सको किस दिन का रिकॉर्ड चाहिए, क्योंकि अगर डेली प्रोसेस चल रही है अपनी, ठीक है, तो वो सारी चीज़ चल रही है अपने पास, टाइम स्टैम्प के हिसाब से काम हो रहा है। चेक करते हैं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट ट्राई कर देखते हैं कि अपना नाम इस हिसाब से बनेगा नहीं बनेगा। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि अबव कॉन्फ़िगरेशन विल राउंड डाउन द टाइम स्टैम्प टू द लास्ट 10th मिनट, फॉर एग्जाम्पल एन इवेंट विद द टाइम स्टैम्प हेडर सेट टू, लेकिन इसमें टाइम स्टैम्प हेडर सेट करना पड़ेगा इवेंट के ऊपर। अगर हेडर नहीं आएगा तो दिक्कत आएगी ना। जून 12 2020 कंट्री सेट टू द इंडिया, विजिबिलिटी टू द पार्टीशन, कंटेंट एशिया, टाइम, ठीक है। दूसरा इसमें क्या चीज़ चेंज कर रखी है इन्होंने देखा कि मेटा स्टोर कहाँ पे यूज़ करना है, डेटाबेस कौन सा स्टोर करना है, टेबल वगैरह दिया हुआ है, पार्टीशन वगैरह दी हुई है। और ये अपन गलत जगह चले गए, हाइव सिंक में चले गए, मैं देखा टेबल वगैरह कहाँ से आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ये क्या करेगा कि अबव कॉन्फ़िगरेशन विल राउंड ऑफ टाइम स्टैम्प टू द लास्ट 10 मिनट फॉर एग्जांपल। ठीक है, आपका एक इवेंट बनेगी फ्लूम इवेंट्स 2012 के अंदर, इस नाम से इवेंट बनेगी और वहाँ पे आपका डेटा सेव होगा। अभी जो लिखा हुआ है ना कि फाइल प्रीफिक्स इवेंट्स, ठीक है, तो प्रीफिक्स और सफिक्स नाम से 2 प्रॉपर्टी आपको दी हुई है, चेंज करना है तो आप कर सकते हो। जैसे जो फाइल प्रीफिक्स प्रॉपर्टी है, ये बता दी कि आपकी जो फाइल क्रिएट होगी ना, ठीक है, नेम ऑफ प्रीफिक्स फाइल्स क्रिएटेड बाय द फ्लूम इन HDFS डायरेक्टरी, जो भी फाइल क्रिएट होगी उसके आगे इस चीज़ को लगा देगा, वो प्रीफिक्स को लगा देगा, है ना। तो प्रीफिक्स अगर आपको लोग लगाना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी जो भी फाइलें बने वो किस नाम से बने, ऐसे बने कि लोग, फिर आगे तो फाइल का नाम अपने यहाँ पर दिया हुआ ही है, ठीक है, इस डायरेक्टरी के अंदर फाइल सेव होगी तो लोग जो भी अपना कि लोग समथिंग समथिंग ऐसा करके आपका डेटा सेव होगा। तो ये बता रहा है कि आपको प्रीफिक्स क्या लगाना है, तो हम प्रीफिक्स लगा सकते हैं कि टेल एजेंट। एक काम करो, अभी इस डेट को हटा दो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फोल्डर्स बन जाएंगे, अपने लिए डेटा को व्यू करना मुश्किल हो जाएगा, इसको बाद में ट्राई करेंगे। इसको ऐसे रहने दो ना, टेल में राइट करेंगे, जो भी फाइल राइट करेंगे उसका प्रीफिक्स क्या रहेगा, एजेंट डॉट सिंक्स HDFS एंड प्रीफिक्स HDFS सिंक डॉट, प्रॉपर्टी का नाम क्या है अपना, HDFS फाइल प्रीफिक्स। तो HDFS फाइल प्रीफिक्स में HDFS डॉट फाइल प्रीफिक्स, और अपने को प्रीफिक्स में लोग लगाना है ना, लोग अंडरस्कोर, मेरे को फाइल बनानी, लोग अंडरस्कोर आना चाहिए फाइल के आगे। ऐसे फाइल के लास्ट में क्या आना चाहिए, एजेंट डॉट सिंक्स डॉट HDFS सिंक डॉट HDFS डॉट फाइल सफिक्स, सफिक्स में अपन लगा देंगे डॉट टेक्स्ट कि लास्ट में डॉट टेक्स्ट आ जाना चाहिए। तो ऐसे प्रीफिक्स और सफिक्स सेट कर सकते हैं कि फाइल के स्टार्टिंग का नाम क्या होगा, लास्ट का नाम क्या होगा, बीच में इवेंट टाइम होगा, वो इवेंट टाइम अपना सेट करेगा। ठीक है, तो ये अपने सेट कर दिया कि प्रीफिक्स और सफिक्स अपने ऐड कर दिया, SUFFIX सफिक्स। ठीक है, सफिक्स सेट कर दिया। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दे रखी है जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे राउंड वैल्यूज यहाँ पे यूज़ करी हुई है,
तो अगर आप प्रॉपर्टी देखोगे राउंड का मतलब क्या है, राउंड का मतलब है शुड टाइम स्टैम्प भी राउंडेड, ठीक है। कोई टाइम स्टैम्प यूज को तो राउंड करना है, क्या राउंड वैल्यू क्या होगी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। इवन बैच साइज आपको दे रखी है, बैच साइज क्या है, बाय डिफॉल्ट 100 है। नंबर ऑफ इवेंट्स रिटर्न टू फाइल बिफोर इट फ्लश टू HDFS, तो कितनी इवेंट्स ऐड करेगा, ध्यान रखना है, मैच करना चाहिए। अपन ने जो ऊपर दिया है कि ऊपर बैच साइज अपन ने बाय डिफॉल्ट क्या सेट कर रखी है, बाय डिफॉल्ट अपनी बैच साइज 100 ही होती है इसके अंदर, तो यहाँ पे भी 100 है, चेंज करने की जरूरत नहीं है अपने को। ऐसे ही रोल साइज दिया हुआ है 1024। फाइल साइज, फाइल साइज का मतलब क्या है, 1024 का मतलब है कि जैसे आपकी फाइल 1 KB की फाइल होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, आपके HDFS में सेव हो जाएगी। तो या तो फाइल साइज के बेस पे आप रोल कर सकते हो, या फिर अपना बेस साइज के ऊपर रोल कर सकते हो। बेस साइज नंबर ऑफ इवेंट्स को काउंट करेगा, फाइल साइज आपके डेटा की फाइल काउंट करेगा कि कितनी GB की फाइल हो रही है या कितने MB की फाइल है, उसके बाद डेटा अपलोड करना है, तब तक वेट करेगा। तो दोनों चीज़ें आप दे सकते हो। रोल इंटरवल आपको दिया हुआ है कितने टाइम के लिए वेट करना है, रोल करने से पहले या अपडेट करने से पहले। और वैसे अपने को दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको रोल काउंट दिया हुआ है कि नंबर ऑफ इवेंट्स रिटर्न टू ए फाइल बिफोर इट रोल्ड, तो कितनी फाइल्स को राइट करेगा ये फाइल के अंदर। ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी मीनिंग पढ़ सकते हो आप, उनको यूज़ कर सकते हो, है ना। आपने जो लिखा है दैट्स इनफ प्रॉपर्टीज़, ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करनी है अभी सिंप्लिसिटी के लिए। तो हमने क्या क्या यूज़ किया है, ये 3 तो कंपलसरी थी, ये तो यूज़ करनी करनी है। ये टाइप HDFS है, कहाँ पे डेटा राइट करना है और कौन से चैनल में से डेटा रीड करना है। उसके बाद फाइल, जो भी फाइल बनेगी उसके आगे लोग अंडरस्कोर लिखा रहेगा, फाइल के लास्ट में क्या लिखा रहेगा, डॉट टेक्स्ट लिखा रहेगा, बीच में एक रैंडम नंबर आएगा। तो आई थिंक ये प्रॉपर्टी अपनी सेट हो गई है, ऑलमोस्ट अपन डन है। तो यहाँ पे एक बार आप थ्रोली चेक कर सकते हो राइट करने के बाद में कि स्लेश टेल एजेंट, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो टेल एजेंट अपने चेक किया, पूरे टेल एजेंट हाईलाइट हो रहे हैं, डॉट सोर्सेस, सोर्सेज की एंट्री पूरी सारी सोर्सेज की एंट्री हाईलाइट हो रही है, टेल सोर्स, ठीक है, आपके हाईलाइट हो रहे हैं। इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा है। मेमोरी चैनल आपको चेक करना है कि मेमोरी चैनल से हाईलाइट हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे टेल सोर्स की बात कर रहे हो कि टेल सोर्स कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हुई है, तो टेल सोर्स मैंने हाईलाइट किया, हाईलाइट हो रहा है सारा। ऐसे अपन बात कर रहे हैं कि अपना HDFS सिंक सही से हाईलाइट हो रहा है नहीं हो रहा है, सही हाईलाइट हो रहा है। और आपका मेमोरी चैनल कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है स्पेलिंग में, ठीक है। तो एंट्री सही है, सेव करके बाहर आ गए। ये लिखना अपन पहले भी सीख चुके थे, रन करना भी पता है अपने को कि flume-ng एजेंट रन करना है। एजेंट का नाम क्या है अपना, नाम क्या दिया अपन ने एजेंट का, गेट टेल सोर्स प्रॉपर्टीज, टेल एजेंट नाम है, तो flume-ng एजेंट -नेम, अपने इसको नाम दिया है टेल एजेंट। कैपिटल T है स्मॉल t है पता ही नहीं चल रहा। ये थोड़ा सा अपन स्टार्टिंग की 2 लाइन देख लेते हैं, 2 में तो कुछ नहीं रहा, 3 लाइन देख लेते हैं। तो टेल एजेंट अपना, तो flume-ng नेम उसका टेल एजेंट -f फाइल का नाम है टेल सोर्स प्रॉपर्टीज, इसको रन करना है, बस इतनी सी कमांड है अपनी। इसको रन कर देंगे अपन। एजेंट नहीं लिखा क्या अपन ने, कमांड पूरी नहीं लिखी, एजेंट। तो फ्लूम रन करें, होप सो एरर नहीं आनी चाहिए। जब तक मैं लास्ट टाइम चेक किया तो एरर नहीं आ रही थी, अभी देखते हैं आएगी नहीं आएगी। तो flume-ng एजेंट रन कर रहे हैं, एजेंट का नाम टेल एजेंट है और फाइल अपनी टेल सोर्स प्रॉपर्टीज़ है, और इसको अपन मॉनिटर करेंगे रन करके। तो अपन ने रन किया, देखो ये सोर्स स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, फाइल काउंट कर रहा है। यहाँ पे इसने HDFS में फाइल क्रिएट करने की ट्राई कर रहा है, टेम्प फाइल, ठीक है। तो होप्स अभी तक तो एरर इसने दी नहीं है, तो फाइल क्रिएट कर दी होगी। अपन डेटा चेंज करते हैं कि log get hello HDFS फ्रॉम ए फाइल, और इसको अपन राइट करते हैं हमारी log टेक्स्ट फाइल में। अरे गेट थोड़ी करना था अपने को, इको करना था। इको किया अपन ने, यहाँ पे चेंजेस दिखना चाहिए। देखो बकेट अपनी लाइन ऐड करी, यहाँ पे एक नई एंट्री आ गई। इसको हाईलाइट करता हूँ, 757 डॉट टेक्स्ट फाइल है, टेम्प्रेरी फाइल बन रही है, अभी परमानेंट फाइल नहीं बनी है, अपने को कुछ डेटा राइट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं लिखा इको, यहाँ पे लिख देते अपन की फ्रॉम फाइल लाइन -1, थोड़ा चेंज कर देंगे, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 $i
लूप लगाने ट्राई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, लूप लग जाए तो कि फॉर आई इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20। कमांड नहीं मिली, कोई बात नहीं, हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी अपने को। वैसे मेरे को याद नहीं है, सिंटेक्स याद नहीं है किसका, शेल का सिंटेक्स याद नहीं है कि शेल में लूप कैसे लगाते हैं, वरना एक लाइन में जाता। शायद कमांड को बाद में लिखना पड़ता है, बट कोई बात नहीं, मैन्युअली कर लेते हैं। लाइन 2 लाइन 3 10 लाइन से ऐड कर देते हैं, लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5। अभी देखो मैं मैन्युअली डेटा अपडेट कर रहा हूँ फाइल के अंदर, वैसे ऑटोमेटिकली होता है अगर लॉग फाइल को आप क्या कर रहे हो, रीड कर रहे हो, तो लॉग फाइल्स ऑटोमेटिकली अपडेट होती है। कोई भी आप चेंजेस कर रहे हो, कोई भी लॉग्स आपके जनरेट हो रहे हैं सिस्टम में, और फाइल्स आपकी ऑटोमेटिकली अपडेट होगी, तो इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पर 10 ऐड कर 20 ऐड कर दो, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली अपन ने यहाँ पे 575 वाली फाइल थी अपनी, उसके बाद में 75 में राइट हो रहा है, यहाँ पर भी 75 में राइट हो रहा है, ठीक है, ये भी उसके बाद में 75 में राइट होने के बाद में यहाँ पे चेंज हो गया, मतलब एक फाइल राइट हो चुकी है आपकी। तो बाइट्स राइट हो रही है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही है अपने को ना, इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो कोई भी एरर नहीं आ रही, डेटा राइट हो रहा है। अगर डेटा चेक करना है कि डेटा राइट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो कैसे चेक करेंगे, HDFS/ls/user और फ्लूम हम चेक करते हैं अपन, ऑटोमेटिक एक टेल फाइल बन जानी चाहिए। तो देखो टेल डायरेक्टरी बन गई, टेल के अंदर अपन जाएंगे तो बहुत सारी फाइलें अपने को मिलेगी। देखो ये लो फाइल्स आपको मिल रही है जो अपन बना रहे हैं। अपन ने आगे प्रीफिक्स क्या दिया था, अपन ने log अंडरस्कोर दिया था, तो अपना प्रीफिक्स हो गया, और सफिक्स क्या दिया था अपन ने, डॉट टेक्स्ट अपना सफिक्स था, तो लास्ट में डॉट टेक्स्ट लगा हुआ है, ठीक है, तो लास्ट में डॉट टेक्स्ट लगा हुआ है, तो प्रीफिक्स सफिक्स आपको दिख ही रहा है। और अगर आप कोई फाइल देखोगे, सबसे लास्ट वाली फाइल देखते हैं अपन, HDFS/DFS-cat/user फ्लूम टेल, और उसके अंदर लास्ट फाइल का नाम कॉपी कर लेता है, कोई बात नहीं, पूरा पूरा पाथ कॉपी हो रहा है, अच्छी बात है, डालेंगे पाथ, रन करोगे, ये देखो अपने लिखा है कि हेलो फ्रॉम ए फाइल लाइन 7। अब देखो यहाँ पे कर ली, ये साइन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्पेसिफिक डेटा राइट कर रहे हैं, हम टेक्स्ट डेटा राइट नहीं कर रहे, हम सीक्वेंस राइट कर रहे हैं, तो उसका एक स्पेसिफिक यूज केस है। अब हमें क्या करना है, टेक्स्ट डेटा राइट करना है, तो पहले तो अपन HDFS/DFS हाइफन, मतलब डेटा राइट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, -r/user फ्लूम के अंदर से टेल डायरेक्टिव को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और फिर थोड़ा सा चेंज करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, देखना क्या क्या चेंज करता हूँ मैं। तो अपना टेल सोर्स कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें थोड़ा HDFS में चेंज करते हैं। अब HDFS की प्रॉपर्टीज़ देखनी पड़ेगी अपने को, तो प्रॉपर्टीज़ में आए, पहली चीज़ होगी जो चेंज करनी, जो अच्छा नहीं लगा, वो कहने लगा कि फाइल का फॉर्मेट अच्छा नहीं लगा, तो यहाँ पे राइट फॉर्मेट दिया हुआ है। राइट फॉर्मेट में फॉर्मेट आपका सीक्वेंस रहता है पहले बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको टेक्स्ट सेट कर सकते हो, आप इसको राइटेबल सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो अपाचे फ्लूम है, वो फाइल आप डायरेक्टली आपकी रीड नहीं कर पाएगा, अपाचे इम्पाला वगैरह बाय डिफ़ॉल्ट वो सीक्वेंस फाइल्स होती है, तो आपको टेक्स्ट सेट करना चाहिए पहले डेटा फाइल्स क्रिएट करने से पहले। तो HDFS राइट फॉर्मेट सेट कर देंगे प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉपी किया अपन ने, यहाँ तक तो सेम रहेगा, और यहाँ पे अपन पेस्ट कर देंगे HDFS राइट फॉर्मेट, और इसको टेक्स्ट डाल देंगे पहली चीज़। उसके अलावा आपको यहाँ पे फाइल फॉर्मेट भी दिया होगा कहीं ना कहीं, आप देखोगे तो टाइम जोन, यूजलाई टाइम जोन, इंटरवल, सीरियलाइजर अगर आपको यूज़ करना है आप सीरियलाइजर यूज़ कर सकते हो। बाकी क्लोज फील्ड्स, टाइम जोन, राउंड वैल्यू, प्रॉक्सी वैल्यू, करबरोस वगैरह यूज़ करना है क्या, वो दिया हुआ है अपने को। मिनिमम रेप्लिकेशन, मैक्सिमम ओपन फाइल्स, रोल आउट इंटरवल दिया हुआ है, सफिक्स प्रीफिक्स अपने को दिया हुआ है, बस राइट फॉर्मेट ही दिया हुआ है, फाइल में चेंज, फाइल टाइप दिया हुआ है एक, आप फाइल टाइप भी चेंज कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल टाइप आपका सीक्वेंस फाइल होता है, आप इसे डेटा स्ट्रीम कर सकते हो या कंप्रेस फाइल कर सकते हो, ठीक है। ये बोल रहा है कि डेटा स्ट्रीम आपके डेटा को कंप्रेस नहीं करेगा। अभी क्या हो रहा है, अपना डेटा कंप्रेस होकर सेव हो रहा है, इसलिए वो अपने पास डिफरेंट टाइप से आउटपुट अपने को मिल रहा है। तो बाकी आप कंप्रेस स्ट्रीम भी यूज़ कर सकते हो,
उसके लिए आपको एक HDFS कोडेक पास करना पड़ेगा, जो भी अवेलेबल कोडेक्स हैं। कोडेक यानी कंप्रेशन की कौन सी एल्गोरिथम यूज़ करनी है, तो वो एल्गोरिथम आप यहाँ पे पास कर सकते हो HDFS कोडेक के अंदर। तो अपने को क्या करना है, अपने को डेटा स्ट्रीम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट क्या राइट करेगा, आपका जो भी डेटा है, जो सीधा डेटा आ रहा है बिना कंप्रेस किए राइट करेगा। तो कंप्रेशन नहीं करना है, कॉपी किया अपने फाइल टाइप और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे नई प्रॉपर्टी को, कि फाइल टाइप क्या रहेगा अपना डेटा स्ट्रीम STREAM, ठीक है। और जो अपन बना कि फाइल किस नाम से बननी चाहिए, फाइल कैसे बननी चाहिए, फाइल बनने के लिए अपन ये प्रॉपर्टीज नीचे वाली यूज़ कर रहे थे ना बाय डिफ़ॉल्ट की, हमारे टाइम के हिसाब से फाइल बननी चाहिए। तो आप चाहो तो इवेंट के अंदर ये डाल सकते हो, कॉपी कर सकते हो फॉर्मेट, ये फॉर्मेट अपन कॉपी करेंगे। तो टेल के अंदर इस नाम से आपकी डायरेक्टरी बनेगी, ठीक है, और हर सेकंड के नाम से हर सेकंड की फाइल बनेगी। और फिर इसको सेट करने के लिए राउंड वैल्यू वगैरह दे सकते हैं अपन, ये जो नीचे दी हुई ना इवेंट्स की राउंड वैल्यूज़ वगैरह, कि राउंड वैल्यू क्या होगी, है ना, वो सारी चीज़ें कि हर 10 सेकंड की एक फाइल बनेगी, लिमिट मिनट वगैरह दिया है उसने, तो राउंड यूनिट इसमें मिनट दी हुई है। तो हर 10 मिनट में अपने को राउंड वैल्यू 10 दी हुई है और राउंड यूनिट क्या दी हुई है, मिनट दी हुई है, यानी हर 10 मिनट में ये नई फाइल्स क्रिएट करेगा। इस तरह से अपने को दिया हुआ है। बस यहाँ पे चेंज क्या करना पड़ेगा अपने को, कि सिंक अपना A1 नाम नहीं है, किसका, एजेंट का नाम क्या है, टेल एजेंट। तो पहले तो A1 को अपन रिप्लेस कर देंगे, वैसे शॉर्टकट में भी रिप्लेस कर सकते हैं अपन, बट छोड़ो, टेल एजेंट। और अपने जो सिंक का नाम है वो क्या नाम है, सिंक का नाम अपना है HDFS सिंक, और यहाँ पर भी अपने सिंक का नाम है HDFS सिंक, एंड हियर टू विल चेंज इट टू HDFS सिंक। और ठीक है, ये वैल्यू सेट कर दिया अपने, राउंड वैल्यू ट्रू, के राउंड करना है वैल्यूज़ को, हर 10 मिनट के हिसाब से राउंड करना है। ये थोड़ा चेंजेस किया है, क्या चेंज किया है, फॉर्मेट चेंज किया फाइल का, ठीक है, थोड़ा सा फाइल का एक्सटेंशन चेंज किया है, और ठीक है, लोग तो हमें यूज़ करना ही है, अंडरस्कोर मत लगाने दो, हाइफन लगा दो, लोग हाइफन, चेंज कर दिया। ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप रन करके चेक कर लेना। वापस रन करते हैं, होप्सो को एरर नहीं आनी चाहिए, आएगी तो देखते हैं। यहाँ पे एक एरर आ रही है, क्योंकि अब देखो इसमें एरर क्यों आ रही है, वो एरर इसलिए आ रही है कि जो टाइम स्टाम्प है, एक्सपेक्टेड टाइम स्टाम्प इन द फ्लूम इवेंट हेडर बट इट वाज नल, यानी जो भी इवेंट जनरेट हो रही है, क्योंकि अभी अपन कोई प्रोग्रामिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं और उसमें टाइम स्टाम्प नहीं आ रहा है हेडर के अंदर। अगर आप हेडर में टाइम स्टाम्प आएगा तभी अपन उसको यूज़ कर सकते हैं। तो टाइम स्टाम्प अपन यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। हेडर का मतलब है जैसे इवेंट आती है ना कोई भी, अगर आप कोई ट्वीट फेच कर रहे हो, है ना, तो ट्वीट फेच कर रहे हो तो कैसे ट्वीट आएगी आपकी, ट्वीट में बहुत सारे अपने पास हेडर रहता है। ट्वीट में इस तरह से अपने पास एक जेसन ऑब्जेक्ट आएगा, उसमें हेडर्स रहते हैं, और हेडर्स के अंदर आपके पास टाइम स्टाम्प नाम का हेडर रहता है, और टाइम स्टाम्प हेडर में क्या रहता है, वैल्यू रहती है, टाइम रहता है पूरा, टाइम वैल्यू। तो अभी एरर क्यों दे रहा है, मैं आपको समझाने ट्राई कर रहा हूँ कि ये क्या कर रहा है, अभी अपनी जो इवेंट है वो तो एक फाइल रीड कर रहे हैं अपन, आउटपुट क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ रहा है। अब हेलो वर्ल्ड क्या नहीं है, एक इवेंट नहीं है ना, इस इवेंट के अंदर ना तो कोई हेडर है ना कोई बॉडी है, और हेडर नहीं है तो हेडर के अंदर कोई टाइम स्टाम्प वैल्यू भी नहीं है, तो उसकी वजह से अपने को इशू क्रिएट हो रहा है। तो ये टाइम स्टाम्प वाला काम कब यूज़ कर सकते हैं अपन, जब अपने पास कोई लाइव इवेंट अपन फेच कर रहे हो और उसके अंदर टाइम स्टाम्प की वैल्यू भी हो, जो भी डेटा अपन फेच कर रहे हैं उसमें टाइम स्टाम्प आ रहा हो, तो ये एरर इसकी वजह से आ रही है, बाकी इतनी बड़ी एरर नहीं है। तो टाइम स्टाम्प वाली चीज़ अपन यूज़ नहीं कर सकते, तो प्रॉपर्टी में से अपन उसको रिमूव कर सकते हैं कि ये टाइम स्टाम्प तभी बनेगा जब आप टाइम स्टाम्प यूज़ करोगे, ठीक है। तो हमें राउंड वैल्यू वगैरह दिया हुआ है, टाइम स्टाम्प के हिसाब से सेट करना है, ऑटोमेटिक सेट नहीं करेगा। आपकी जो भी डेटा आ रहा है उस डेटा के अंदर टाइम की वैल्यू होनी चाहिए, और हम जो डेटा दे रहे हैं उसमें सिर्फ टेक्स्ट डेटा है, उसमें टाइम डेटा नहीं है। तो इतना सा चेंज कर देते हैं, बस फॉर्मेट चेंज किए, रन कर देता है, कुछ खास चेंज नहीं किया अपन ने, सेम ही डेटा चेंज किया, ठीक है। इको फाइनल वर्ड्स टू राइट इनटू HDFS, और फाइल का नाम अपना log डॉट टेक्स्ट है, चेंज करेंगे डेटा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। राइट हो रहा है डेटा, यू कैन जस्ट व्यू, अपन यहाँ पे HDFS हाइफन कर दिया, ठीक है, प्रीफिक्स का नाम, सफिक्स अपना .temp है। तो और अभी टेम्प फाइल ही बनी है, टेक्स्ट फाइल ही बनी हुई है,
तो इस टेक्स्ट फाइल को अपन व्यू कर लेंगे कि इस टेक्स्ट फाइल में क्या डेटा है अपने पास। तो यू विल सी जो डेटा अपने पास रखा, सॉरी एल एस कर दिया मैंने, जो डेटा अपने पास रखा हुआ है वो आपका जो फाइल में डेटा रखा हुआ था वो सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, है ना। जो अपने लाइन नंबर लिखा था ना कि हेलो फ्रॉम ए फाइल, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, ये कंप्रेस नहीं है। जैसा आपने डेटा सेंड किया वैसा का वैसा डेटा आपको यहाँ पे रिसीव हो रहा है, सेम डेटा आप यहाँ पे राइट कर रहे हो। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आपके राइट कर देता हूँ एक बार कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या लिखा है अपन ने, वो ओपन कर देता हूँ आपके लिए। तो राइट हो रहा है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा ना, इसको चला के छोड़ देते हैं अपन बैकग्राउंड में, तो कंटिन्यू रीड करता रहता है। आपने को बंद करना, आपने बंद कर दिया, अपन यहाँ पे फाइल खोल लेते हैं आपके लिए, ताकि कोई इश्यू हो आपको तो पूछ लेना मेरे से। जो अपना कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में आपको डाउट है, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, सिर्फ इतने से कॉन्फ़िगरेशन अपना। कुछ पूछना है किसी को? एनी डाउट गाइस? समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं अपन? ये अपना HDFS सिंक अपन ने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब देखो, अगर आपको कोई फाइल यहाँ पे पाइथन कोड यूज़ करना है तो अपन पाइथन कोड लिख देंगे, हम KDIR स्क्रिप्ट्स और CD स्क्रिप्ट्स में गए अपन। एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ पाइथन की मैं कि विम गेट जनरेट डेटा .py फाइल बनाई अपन ने, हैश एक्सक्लेमेटरी बिन एनवायरमेंट पाइथन में यूज़ करना है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। पहले चेक करेंगे फाइल हमारे पाइथन अवेलेबल है या नहीं है। सेव करके बाहर आए, chmod a+x जनरेट डेटा .py और लेट्स रन दिस जनरेट डेटा .py हेलो वर्ल्ड, है ना। तो पाइथन काम कर रहा है, फाइल बनाई, हेलो प्रिंट हेलो वर्ल्ड कोड लिखा, परमिशन दी, रन करके देखा, काम कर रही है स्क्रिप्ट। अब देखो ये स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है अपने को कि ये लाइव डेटा जनरेट होना चाहिए। दिस स्क्रिप्ट विल जनरेट, दिस स्क्रिप्ट शुड जनरेट लाइव डेटा, लाइव डेटा जनरेट करनी चाहिए, ठीक है, और उसको राइट कर देना चाहिए। अब लाइव डेटा जनरेट कैसे होगा, वो आपने अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपने वेब स्क्रैपिंग पढ़ा हुआ है तो आप वेब स्क्रैपिंग से लाइव डेटा जनरेट कर सकते हो। API आपने पढ़ा हुआ है, API का कोड आप लिख सकते हो पाइथन कि किसी API को हिट मारा, API आपको रियल टाइम डेटा देती है, तो API से आपको रियल टाइम डेटा मिल जाएगा। ट्विटर API को आप पाइथन में इम्प्लीमेंट कर सकते हो और फिल्म से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, वो भी काम आपको बन जाएगा कि आप API से ले सकते हो। सॉकेट प्रोग्रामिंग पे आई थिंक आपको पढ़ाया गया होगा, सॉकेट प्रोग्रामिंग आप यूज़ कर सकते हो, अपना खुद का प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है, और वो प्रोग्राम क्या कर सकता है, डेटा जनरेट कर सकता है। तो फिलहाल एक छोटा सा कोड लिखता हूँ मैं, बहुत सिंपल कोड, ठीक है, जो क्या करेगा अपने लिए डेटा यूज़ करेगा। तो सबसे सिंपल कोड कैसे लिखा जाएगा अपने लिए, सबसे सिंपल डेटा की जनरेट करेंगे अपन की, इंपोर्ट करेंगे रैंडम मॉड्यूल, इंपोर्ट करेंगे टाइम मॉड्यूल, ठीक है, और फॉर या वाइल लगा दो कि वाइल ट्रू, हमें कंटिन्यू डेटा जनरेट करना है। हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई फॉर्मेट करके कि डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट हेलो वर्ल्ड टाइम्स रैंडम डॉट रैंड इंटीजर, कोई भी रैंडम वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है, लाइक सम डेटा सीक्वेंस, या टाइम भी यूज़ कर सकते हैं अपन कि टाइम डॉट टाइम फंक्शन से हमें क्या मिल जाएगा, टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, कॉमा, और एक रैंडम नंबर जनरेट करना है तो रैंडम, कोई भी मैं ऐसे ही रैंडम डेटा जनरेट कर रहा हूँ ना, तो ये मैंने लिखा टाइम फंक्शन से रैंडम जनरेट किया अपन ने, कॉमा लगा के या कॉमा लगा के अपन एक रैंडम नंबर जनरेट करना है मेरे को, तो रैंडम डॉट रैंड इंटीजर 1 to 10 या 1 to 100
1000 ले लो, सम रैंडम डेटा, और इसे राइट करते जाएंगे अपन आउटपुट स्क्रीन पे। जैसे आप आउटपुट स्क्रीन पे राइट करोगे वैसे ही क्या होगा, वैसे ही फ्लूम इसको रीड करता जाएगा। और यहाँ पे आप टाइम डॉट स्लिप कर सकते हो, हर 1-2 सेकेंड अपने को स्लिप करना है, और टाइम में आप यहाँ पे फ्लश ट्रू कर दो। क्योंकि देखो प्रिंट क्या करता है, जब आप लूप में प्रिंट यूज़ करते हो तो कई बार प्रिंट क्या नहीं करता है, डेटा राइट नहीं करता है स्क्रीन पर। तो उसके लिए आप प्रिंट फंक्शन के अंदर फ्लश इक्वल्स टू ट्रू पास कर सकते हो, ये आपका हर बार डेटा को फ्लश करेगा। तो हम यहाँ पे एक रैंडम, बहुत छोटा सा कोड है पाइथन का, समझाने के लिए आप लोगों को कि ऐसे ही कोड है, फालतू में एक रैंडम डेटा जनरेट कर रहे हैं ना, इसको रन करके भी देख लेते हैं अपन। कोड दिखा देता हूँ पहले तो मैं आपको, गेट जनरेट डेटा, इसको रन कर लेते हैं कि डॉट / जनरेट डेटा। तो देखो हर 2 सेकंड में आपको ये एक रैंडम वैल्यू जनरेट कर देगा। टाइम स्टैम्प तो आपका इंक्रीज हो गई, टाइम बता रहा है कि किस टाइम पे आप डेटा जनरेट कर रहे हो, 35 सेकंड, 30 सेकंड, 39, 41, 43, 45, हर 2 सेकंड में सम रैंडम डेटा ये जनरेट कर रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि अपन एक एप्लीकेशन बनाई है काइंड ऑफ, जो क्या कर रही है, डेटा स्ट्रीम कर रही है। स्ट्रीमिंग मतलब है लाइव डेटा जनरेट करना। तो दिस इज द एप्लीकेशन, पाइथन एप्लीकेशन विच इज़ जनरेटिंग लाइव डेटा। और अगर ये लाइव डेटा जनरेट कर रही है तो फिर इसको अपन यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे, है ना। तो कॉल करने का मतलब है कि इसको अपन पास कर देंगे हमारे स्क्रिप्ट में, पास कर देंगे जो भी हमारी स्क्रिप्ट है। तो हम कॉपी कर लेंगे जो हमारा टेल सोर्स है, मैंने टेल सोर्स से लिया है कुछ भी, स्क्रिप्ट में आ गया अपन, सॉरी स्क्रिप्ट में रखा हुआ है cd/user local अपाचे फ्लूम कॉन्फ़िगरेशन में जाके बनाना है मेरे को। तो कॉपी किया अपने टेल सोर्स को, किसके अंदर, लाइक पाइथन डेटा डॉट प्रॉपर्टीज़, और मैं ओपन करता हूँ पाइथन डेटा प्रॉपर्टीज़ को। और यहाँ पे कुछ खास चेंज नहीं करना है, सिर्फ कमांड चेंज करनी है। कमांड चेंज की अपन ने, कमांड लॉग डॉट टेक्स्ट रन नहीं करना है, स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर है और उसके अंदर हमारे कमांड का नाम है जनरेट डेटा डॉट पी वाई। ध्यान रखना ये कमांड आपको टेस्ट करनी है कि एक्चुअल में चल भी रही है नहीं चल रही है, नहीं तो एरर आ जाएगी। मैंने लाइन कॉपी करी है यहाँ से, इसको चेक करेंगे अपन चल रही नहीं चल रही है। नीचे आते हैं, आप यहाँ पे चाहो तो अपना पाई डेटा नाम से बना दो डेस्टिनेशन, कि मेरे को पाई डेटा में राइट करना है। बाकी ठीक है, बाकी प्रीफिक्स वगैरह तो लग ही जाएंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं है, प्रीफिक्स आपका यूज़ हो जाएगा और सब कुछ आपका यूज़ हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रखना है अपने को। बाकी जब ऑलरेडी सेट किया हुआ है, सिर्फ मैंने कमांड चेंज कर दी। और इसको पहले चेक कर लेंगे कमांड को कि कमांड चल रही है या नहीं चल रही है, इसको इस तरह से चेक कर सकते हो। तो कमांड चल रही है अपनी, मतलब काम बन रहा है। अब यहाँ पे डेटा जनरेट नहीं करना पड़ेगा अपने को, वो ऑटोमेटिक जनरेट होगा। बस रन कर दो इसको। रन करने के लिए वही सेम चीज़ लिखी हुई, सब कुछ प्रॉपर्टी फाइल चेंज कर दी अपन ने, ये पाइथन प्रॉपर्टी फाइल होगी। इसे आप रन करोगे ऑटोमेटिक आपका टेल शो स्टार्ट हो गया। और अभी डेटा फेच कर रहे थे, देखो बिग डेटा के ऊपर पाई डेटा में ये फाइल बनाते जा रहा है, टेम्प्रेरी फाइल बना रहा है। और अपना हर 2 सेकंड में डेटा जनरेट हो रहा है एप्लीकेशन से। तो अपन वेट करते हैं कि कुछ डेटा राइट हो। वैसे कुछ तो राइट हुआ होगा। इनिशियली अपन देखें कि HDFS/DFS-ls/user फ्लूम और पाई डेटा नाम से फोल्डर बनेगा। तो पाई डेटा में देखते हैं कुछ फाइल्स आई या नहीं आई। एक टेम्प्रेरी फाइल बनी हुई है अभी तक, उसमें कुछ डेटा आया नहीं है, बट जिसे डेटा राइट होगा एक फ़ाइल बन जाएगी यहाँ पे। आप चेक करोगे टेम्प्रेरी फाइल, तो आई थिंक उसमें कुछ डेटा आया नहीं है अपने पास। DFS-get टेम्प्रेरी फाइल बंद हो चुकी है, टेक्स्ट फाइल बन चुकी है देखो। तो कुछ डेटा आ गया है, कितने इवेंट्स आई है चेक करते हैं अपन। गेट, यही कोड लिखा है अपन ने, इसमें तो अपने फाइल को ही अपलोड कर दिया बिन पाइथन रैंडम टाइम। अरे
अरे अरे अरे अरे, बहुत बड़ी गलती कर दी अपन ने। मैं भी देख रहा हूँ डेटा राइट क्यों नहीं हो रहा है, क्या गलती करी, चेक करते हैं। कमांड में चेंज ही नहीं किया अपन ने, फाइल का नाम चेंज कर दिया, कमांड है ये। मैं देख रहा हूँ डेटा अपडेट कैसे नहीं हो रहा है। एक्चुअली अपन ने जो log डॉट टेक्स्ट फाइल थी ना, उसकी जगह अपन ने ये फाइल दे दी, तो उसने इस फाइल का डेटा कंटेंट अपलोड कर दिया, जबकि अपने क्या करना है, इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है। तो ये फाइल अपनी कमांड बनेगी पूरी, तो वो गलती कर दी थी मैंने ना। ये पूरी कमांड है अपनी डेटा डॉट पी वाई, और इसको चेंज करने के लिए पहले डिलीट कर देते हैं। रिमूव किया अपन ने यूज़र फ्लूम और पैड डेटा, डायरेक्टरी रिमूव नहीं होगी, हाइफन आर लगाना पड़ेगा। तो आप लगा दोगे डिलीट हो चुका है, अब रन कर देता है, डेटा अपलोड हो जाएगा। बस कमांड अपने से चेंज नहीं करी थी, चल जाएगा। तो मैं बैठ के रहा था कि यार डेटा कंटिन्यू राइट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अपन ने तो 2 सेकंड में डेटा राइट कर रहे हैं अपन, बहुत सारे इवेंट साइट होनी चाहिए। तो 2 सेकंड वेट किया अपन ने, एक इवेंट जानी चाहिए, सम इवेंट शुड बी देयर। यूजर फ्लूम पाई डेटा, यहाँ पे डेटा आएगा अपने पास। देखो एक टेक्स्ट फाइल बन चुकी है, उस टेक्स्ट फाइल को अपन चेक करते हैं कि डेटा अपलोड हो रहा है नहीं हो रहा है। इस बार अपना जो डेटा अपने कोड लिखा है उस साथ डेटा आएगा अपना। ये देखो, ये अपनी इवेंट्स आ गई है, रैंडम डेटा जनरेट हो रहा है 14, 81, 480 सम रैंडम डेटा, टाइम स्टाम्प 65, 67, 68। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिकॉर्ड्स आए, यानी 20 सेकंड का अपन ने वेट किया ऑलमोस्ट। दोबारा एलएस करोगे और फाइल बन गई होगी, ऐसे रिकॉर्ड बनते जाएंगे ना, बहुत सारी फाइल्स बन जाएगी। देखो सेकंड फाइल बन गई अपनी टेक्स्ट फाइल, थर्ड फाइल बन गई टेक्स्ट फाइल। अब ये कोड कंटिन्यू चलता रहेगा, अगर ऐसे बंद नहीं करोगे तो आपके पास बहुत सारा रैंडम डेटा जनरेट हो जाएगा और हडूप में अपलोड हो जाएगा। अब आपका टास्क क्या है ना, व्हाट इज़ योर टास्क। एक प्रोजेक्ट, जैसे स्कूप में मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया था, आई डोंट नो आप लोगों ने बनाया नहीं बनाया, बट यहाँ पे मैं आपको प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, आप मेहनत करोगे तभी मैं आपकी हेल्प करूँगा। प्रोजेक्ट क्या है कि अपने को एक पाइथन एप्लीकेशन लिखनी है, पाइथन एप्लीकेशन टू अपडेट विंडोज़ इंफॉर्मेशन, विंडोज़ CPU इन्फो, CPU यूज़ परसेंटेजेस टू HDFS। अभी कैसे होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट सिंपल है। आपको एक सॉकेट प्रोग्राम लिखना पड़ेगा पाइथन का, कि ये ऑटो राइट है पाइथन सॉकेट प्रोग्राम, या आप टेल डायरेक्टरी भी यूज़ कर सकते हो, पाइथन का एक प्रोग्राम यूज़ कर सकते हो कि पाइथन प्रोग्राम लिखोगे आप, जो रिक्वेस्ट करेगा विंडोज़ के पाइथन प्रोग्राम पे, विंडोज़ के ऊपर आप पाइथन का सॉकेट प्रोग्राम लिखोगे। मतलब कैसे समझाऊँ मैं आपको, या तो मैं करके दिखा दूंगा कभी मेरे को टाइम मिलेगा तो, बट अगर मैं समझाना है आपको तो मैं कैसे समझाता हूँ आपको, जस्ट चेक। जैसे पाइथन के अंदर एक कमांड होती है, अगर आप पाइथन की बात करोगे तो पाइथन में एक मॉड्यूल होता है, पाइथन में आप जाओगे इंपोर्ट करोगे, PS util नाम से मॉड्यूल होता है। इस PS util मॉड्यूल को अपन यूज़ कर सकते हैं कि PS util डॉट CPU परसेंटेज, या बताता है कितना परसेंट CPU यूज़ हो रहा है। देखो अभी 60% CPU यूज़ हो रहा है। आप इसे रन करोगे ना, ये आपको लाइव डेटा देगा। जैसे मैं लिखूँ कि इम्पोर्ट टाइम, और हर एक सेकेंड में कि 4_ इन रेंज, मेरे को 100 एंट्रीज चाहिए, और प्रिंट करना है अपने को PS util डॉट CPU परसेंटेज में यूज़ करना है, कितना परसेंट CPU यूज़ हो रहा है, CPU परसेंट फंक्शन अपने को यूज़ करना है, और हर 2 सेकंड बाद यूज़ करना है, तो टाइम डॉट स्लीप 2 सेकंड। तो ये हर 2 सेकंड में मेरे को मेरे CPU की परसेंटेज देगा, 70% काम आ रहा है, 20%, 30% काम आ रहा है। देखो अभी अपन यूज़ नहीं कर रहे तो आइडल हो गया, अगर आप इसे यूज़ करोगे CPU को तो वो इंक्रीज रहेगा। ठीक है अपन देखो 60% पे चले गया था अपन। तो जितना आप CPU यूज़ करोगे ना, उस हिसाब से आपका लाइव CPU परसेंटेज दे रहा है कि आपका कितना CPU काम में आ रहा है। बस फर्क इतना सा कि कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनेगा प्रोग्राम, अगर मैं यहाँ पे सिंपल कोड लिखूँ, अगर मेरे को CPU परसेंटेज अपलोड करनी होती है HDFS के अंदर, तो अपन स्क्रिप्ट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि जो अपने स्क्रिप्ट बनाई है होम हडूप स्क्रिप्ट के अंदर, जो पाइथन स्क्रिप्ट अपने बनाई है, यहाँ पे रेंडम की जगह मैं इंपोर्ट कर सकता था कि इंपोर्ट CPU अंडरस्कोर परसेंट
और CPU परसेंट अपन यहाँ पे यूज़ करते, सॉरी PS यूटिल अपन इंपोर्ट करते, और उसके अंदर यहाँ पे ये जो डेटा बना रहा था मैं, टाइम स्टाम्प कोमा सेपरेट वैल्यूज बना रहे हैं अपन कि टाइम के हिसाब से हर 5 सेकंड या 2 सेकंड ले लो, हर 2 सेकंड में मैं अपने CPU की, या 5 सेकंड ले लो, 2 सेकंड तो काफ़ी छोटा जाता है, हर 5 सेकंड में मैं अपने CPU की परसेंटेज को अपलोड कर रहा हूँ। तो CPU अंडरस्कोर सॉरी PS यूटिल डॉट CPU अंडरस्कोर परसेंट, इसको रन करके देखते हैं अपन। तो ये हर 5 सेकंड में मेरे को मेरी CPU की परसेंटेज अब बताएगा। देखो 5 सेकंड हो गए, 60% CPU काम आ रहा है, 5 सेकंड हो गए, हमारा कितना परसेंट CPU काम आ रहा है, वो चीज़ें लिख रहा है ये। और इसको अपलोड करना है, तो अब मैंने सिर्फ स्क्रिप्ट चेंज करी है। अब ये स्क्रिप्ट क्या बता रही है, देखो कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़ है, CSV फाइल है। अगर मेरे को कभी एनालिसिस करना पड़ा कि मेरा कब कितना, किस टाइम पे मेरा CPU कितना यूज़ होता है, तो मैं इजीली कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ये टाइम स्टाम्प वैल्यू है, इसको आप टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना परसेंट CPU आ रहा है। आप इस पर सारे फंक्शन लगा सकते हो अपने डेटा साइंस के, कि आप ग्राफ बना सकते हो, मतलब बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो जाएगा अपने पास, तो अपन ग्राफ बना सकते हैं कि किस टाइम पे अपना ज़्यादा CPU यूज़ होता है, किस टाइम पे कम CPU यूज़ होता है, और कंपनी हिसाब से एनालिसिस कर सकती है कि किस टाइम पे हमारी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है रिसोर्स की, किस टाइम रिसोर्स की कम ज़रूरत पड़ती है। बाकी कोड तो वही है, आप कोड रन करोगे काम हो जाएगा आपका। तो ये तो मैंने बता दिया सोर्स कोड ये है अपना, बट थोड़ा सा आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। जुगाड़ कैसे, कि सॉकेट प्रोग्राम आपने पढ़ा हुआ है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप फ्लास्क पे आपने पढ़ा हुआ है, आप फ्लास्क में के थ्रू API डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो फ्लास्क में भी API बना सकते हो पाइथन की, कि वो API क्या करेगी, उस API में आप एक URL हिट मारोगे, कोई भी एक URL आप बना दोगे ना, क्योंकि अगर हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम फ्लास्क के अंदर एक URL इजीली बिल्ड कर सकते हैं। या मैं अगर खुद से बनाने की ट्राई करूँ तुम लोगों के लिए, तो CD डेस्कटॉप, CD बिग डेटा, CD फ्लून, अगर मैं एक ऐप बनाऊँ फ्लास्क एप्लीकेशन बनाए अपन, तो कैसे बनाएंगे, विम app.py, और बहुत सिंपल एप्लीकेशन है, अपने कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को। तो एप्लीकेशन में लिखेंगे फ्रॉम फ्लास्क, फ्रॉम फ्लास्क, और शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, फ्रॉम फ्लास्क, ठीक है, इंपोर्ट फ्लास्क एंड जस्टिफाई। इंपोर्ट होता है क्या जस्टिफाई, पाइथन app.py रन करते हैं, ठीक है, दोनों काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर थोड़ा कम आइडिया है, बट फिर भी अपन एक एप्लीकेशन बनाते हैं कि फ्लास्क करंट नेम स्टेशन बनाना है अपने को, और एक URL बनाना है अपने app.root स्लैश पे रन करना है। कोई भी बंदा आता है रिक्वेस्ट लेके इंडेक्स वाली, तो यहाँ पे अपन कोड ले सकते हैं कि जब भी वो रिक्वेस्ट करेगा, जिस टाइम रिक्वेस्ट करेगा उस टाइम ही हमारा काम हो जाएगा। तो फ्रॉम रिक्वेस्ट, अरे यार रिक्वेस्ट को इंपोर्ट करें अपन, इंपोर्ट टाइम, इंपोर्ट PS यूटिल, ठीक है। और इंडेक्स में अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इंडेक्स में क्या लिखेंगे अपन, अपन अपना डेटा जनरेट करेंगे। डेटा क्या रहेगा, फॉर्मेट, या डिक्शनरी डेटा है तो डिक्शनरी बना दो चाहे तो। रो डेटा देना है अपने को, नॉर्मल स्ट्रिंग दे देते हैं। स्ट्रिंग में क्या दिया अपन ने, पहले टाइम देना है अपने को, फॉर्मेट किया टाइम डॉट टाइम, और उसके बाद में अपने को CPU परसेंटेज, तो PS यूटिल डॉट CPU अंडरस्कोर परसेंट, ये अपने यूज़ किया, दोनों चीज़ आ जाएगी। और यहाँ से अपन रिटर्न कर देंगे डेटा को, जस्टिफाइड डेटा। और इसको रन भी करना है प्रोजेक्ट को, तो इस प्रोजेक्ट को रन कर देंगे कि एप डॉट रन, कहाँ रन करना है अपने को, 0.0.0.0, या जो भी IP एड्रेस आपकी मशीन का। मेरी विंडोज़ मशीन का IP एड्रेस क्या है,
IP कॉन्फ़िगर पता कर लोगे, 230 231 ऐसे कुछ होगा। 29.232 अपना IP एड्रेस है। तो यहाँ पे अपन उस IP एड्रेस को डाल देंगे कि हमें इस IP एड्रेस पर रन करना है। और इस पर रन करने के बाद में पोर्ट नंबर 80 रहेगा। डीबग तो करना ही नहीं है, ये करना कर दो डीबग ट्रू, डेवलपमेंट टाइम चल रहा है अपना। रन कर देते हैं app.py को। अब मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है ना, इस एप्लीकेशन की खास बात क्या है, छोटी सी एप्लीकेशन, छोटा सा कोड है फ्लास्क का, पर ये एप्लीकेशन क्या कर रही है, अगर मैं अपने ब्राउज़र पे जाके मैं इस IP को हिट मारूँ, कौन सी IP को, 192.168.29.232 को, तो क्या होगा, मेरे को यहाँ पे एक रेस्पॉन्स मिलेगा और वो यहाँ से मिलेगा, ठीक है। और ये रेस्पॉन्स क्या रहेगा, अपने पास एक स्ट्रिंग रहेगी जिसके अंदर टाइम स्टैम्प रहेगा और अपना CPU परसेंटेज रहेगा। जितनी बार हिट मारूंगा मेरे को मेरी करंट CPU परसेंटेज मिलेगी। अब ये चल ही रहा है, ये लाइव वेबसाइट चल रही है, अपने एक लाइव API बना दी। ये API क्या कर रहा है, आपको लाइव डेटा दे रहा है। अब देखो प्रोजेक्ट चलने दो यहाँ पे। इस प्रोजेक्ट को कहाँ पे यूज़ करेंगे अपन, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कि मैं इसी फाइल में चेंज कर देता हूँ वापस से कि /user/home Hadoop और स्क्रिप्ट्स के अंदर, या दूसरी बना देते हैं अपन, कॉपी कर लेते हैं इस फाइल को कि कॉपी गेट डेटा, सॉरी कॉपी करने के लिए जाता हूँ मैंने क्या कि जो स्क्रिप्ट अपने बनाई थी, जो स्क्रिप्ट अपने बनाई है उसको अपन कॉपी कर लेते हैं जनरेट डेटा py को गेट डेटा .py में, और इसमें चेंज कर देता हूँ गेट डेटा py के अंदर। ज़्यादा चेंज नहीं करना है, सिर्फ इंपोर्ट करना है रिक्वेस्ट मॉड्यूल को। आपने रिक्वेस्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट किया और यहाँ पे जहाँ पे डेटा ले रहे थे अपन, यहाँ पे अपन रिक्वेस्ट मॉड्यूल से डेटा लेंगे बस। आपको पता ही है रिक्वेस्ट में डेटा कैसे आता है कि डेटा इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट और URL आप डालते हो, तो यहाँ पे URL क्या जाएगा अपना http://192.168.29.232, क्योंकि विंडोज़ पे हिट मारना है अपने को, ये विंडोज़ का ये URL है अपना। तो आपका URL आ गया, आपने URL पास किया यहाँ पे, तो ये URL पे हिट मारेगा, विंडोज़ के IP मैंने डाली है, विंडोज़ की IP पे हिट मारेगा, इसको यहाँ से डेटा मिलेगा, क्योंकि डेटा गेट करेगा। आप डेटा ऑफ स्टेटस कोड चेक कर सकते हो कि डेटा डॉट स्टेटस कोड इक्वल्स टू 200। अगर 200 आ रहा है तो फिर अपन डेटा निकाल देंगे, इसमें से प्रिंट कर देंगे हमारे जो भी कंटेंट हमें मिल रहा है, ठीक है। तो डेटा डॉट जो भी अपने पढ़ा है वेब स्क्रैपिंग के अंदर कि प्रिंट डेटा डॉट कंटेंट प्रिंट कर सकते हो या टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हो, आपको आपका टेक्स्ट डेटा मिल जाएगा। चेक करके देखते हैं स्क्रिप्ट काम कर रही नहीं कर रही है। अगर ये काम करेगी तो लाइव डेटा लेके आएगी विंडोज़ वाला, तो कितना अच्छा प्रोजेक्ट बन गया, ऑसम प्रोजेक्ट बन गया। देखो ये मेरे विंडोज़ का लाइव डेटा आएगा, देखो 14.6 चल रहा है, 7.1% CPU काम आ रहा है और ये विंडोज़ का डेटा आ रहा है मेरे, विंडोज़ से जा रहा है। और आप चेक कर सकते हो विंडोज़ पे अपने जो रन करेंगे ना स्क्रिप्ट, आप यहाँ पे देखो हिट मारा अपना विंडोज़ की प्रोफाइल पे हिट आ रहा है कि ये हिट कहाँ से आ रहा है, ये 29.230 वाली एप्लीकेशन हिट मार रही है, यानी लिनक्स से एक एप्लीकेशन आपके फ्लास्क के सर्वर पे हिट मार रही है। फ्लास्क का सर्वर रनिंग होना चाहिए बस, तो फ्लास्क के छोटा सर्वर बनाया अपने, छोटी सी एप्लीकेशन बनाई कि फ्लास्क पे हिट मार रहे हैं अपन। फ्लास्क क्या कर रहा है, विंडोज़ का जो भी CPU परसेंटेज है। अब यहाँ पे समझो पॉइंट क्या है, ये एप्लीकेशन बहुत छोटी आपको दिख रही है पर ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। ये क्या कर रहा है, लाइव डेटा फेच कर रहे हैं अपन किसी भी एप्लीकेशन से। सपोज करो कोई डिवाइस है अपना, एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाओगे तो कोई भी डिवाइस एंड्रॉइड डिवाइस है, उसमें आप एक एप्लीकेशन बनाओगे और उसके अंदर आप एक API क्रिएट कर दोगे जो क्या कर रही है, आपके डिवाइस के लाइव डेटा सेंड कर सकती है, कैपेबल है कि कोई भी इस API पे रिक्वेस्ट मारेगा उसको आपके डिवाइस का लाइव डेटा मिल जाएगा। अब वो आप पे डिपेंड करता है क्या डेटा लेना चाहते हो आप, यूज़र का क्या डेटा सेंड करना चाहते हो डेटा बेस के ऊपर। और जब अपन फ्लूम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, फ्लूम के अंदर अपने सोर्स EXEC कॉन्फ़िगर किया है और उस EXEC के अंदर हमने यहाँ पे एक पाइथन की स्क्रिप्ट सेट करी है जो इस पर्टिकुलर API की हिट मार रही है और वहाँ से डेटा फेच करके कहाँ अपलोड कर रही है, आपके HDFS में अपलोड कर रही है। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट बन गया ना कि एक विंडोज़ मशीन से विंडोज़ मशीन का स्टेटस, ये कब कितना CPU यूज़ हो रहा है, हम कहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, हम अपलोड कर रहे हैं हमारे लिनक्स के अंदर, ठीक है, हमारे HDFS में हम अपडेट कर रहे हैं। तो लाइव डेटा अपडेट कर रहे हैं 2 डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर, और ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगी, एक लाइव एप्लीकेशन होगी जो कंपनीज में काम आती है। इसको कितना बड़ा बना सकते हो, तो मैंने सिर्फ CPU परसेंटेज अपडेट किए, मैंने यहाँ पे बंद कर दिया।
तो अब यहाँ पे एरर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, डेटा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप हिट मारोगे तो वहाँ पे एरर आ जाएगी। देखो एरर आएगी ना, क्योंकि अपना सर्वर अपन ने बंद कर दिया। तो देखो डेटा आ रहा था अपना, और अगर यहाँ पे डेटा आ रहा है आपके पास तो मतलब ये तो स्क्रिप्ट है, ये डेटा राइट कर रही है, तो फिर आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। अपन डायरेक्टली कर सकते हैं, डेटा को यूज़ कर सकते हैं। अगर डेटा राइट हो रहे हैं तो इसको आप रन करके देख लेना। बाकी ट्विटर वाली बात है, आई थिंक आज आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, तो इतना ही करते हैं आज, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन पे अपन ट्विटर वाला काम कर लेंगे। ट्विटर वाला काम बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको कॉन्फिग फाइल ही बतानी है, कॉन्फिग फाइल में क्या एंट्रीज करनी है, बाकी डेटा तो अपने आप फेच होगा, आपको कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट सेशन में अपना स्टार्टिंग के सिर्फ 15 से 20 मिनट अपने को लगेंगे, किसमें? ट्विटर सेटअप करने में, फ्लूम के ऊपर। और ये वीक आपके पास है, फ्लूम आप कॉन्फिग कर लेना, रन करके देख लेना, कोई इशू आ रहा है सॉल्व कर लेना मेरे से। अब अपने 2 टॉपिक बचे हैं, एक हाइव बचा है और एक स्पार्क बचा है, ठीक है। हाइव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंडस्ट्री में अभी, तो मैं इसकी वीडियोस आपको दे दूंगा, वीडियो लेक्चर्स मैंने पढ़ाया हुआ है हाइव। तो जो लास्ट सेशन मैंने लिया था क्लास के अंदर, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे काम करना है, हाइव की वीडियो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी लेंथी अपना कोर्स हो रहा है और वीकेंड में क्लास होती है तो बहुत लंबा जाता है। तो हाइव के तो मैं आपको वीडियो दे दूंगा, आप देख लेना, कोई भी डाउट होगा तो अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। मीनवाइल जब अपन स्पार्क की क्लास ले रहे होंगे, तो जो नेक्स्ट सेशन होगा नेक्स्ट सैटरडे को अपन स्पार्क स्टार्ट करेंगे ना, जो अपना फाइनल टॉपिक है, और इसमें आप अपना डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन कर सकते हो। तो स्पार्क के बारे में पढ़ेंगे, स्पार्क थ्योरी कवर करेंगे, और हो सकता है कुछ एक एप्लीकेशन अपन क्रिएट करें स्पार्क के अंदर नेक्स्ट वीकेंड के ऊपर। तो अभी तक आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना। अभी तक अगर आपने इंस्टॉलेशन नहीं किया, प्रैक्टिकल्स नहीं करें, वो प्रैक्टिकल्स करना आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। फिर कोई इशू आए तो बताना मेरे को। डन। ये स्क्रिप्ट्स मैं आपको भेज देता हूँ सारी, जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं वो मैं अभी शेयर कर दूंगा ग्रुप में अंदर। जिप फाइल बना के, जिप फाइल में आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिल जाएगी, जिप फाइल के अंदर आपको कोड मिल जाएगा, जो भी कोड मैंने लिखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे डेटा जनरेट कर लेता हूँ। कुछ पूछना है आपको तो आप डाउट, मैं अब इसलिए वेट कर रहा हूँ आपका, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, मैं कॉपी कर लेता हूँ कि यूज़र लोकल हडूप की लाइब्रेरी ईटीसी फाइल के अंदर जो भी हडूप में स्टार्ट डॉट एक्सएमएल फाइल है उनको डेटा में डाल दो। तो आपको डेटा में ऐसा जितनी भी एक्सएमएल फाइल्स है वो भी आ गई अपनी, और एक्सएमएल फाइल्स भी आ गई है। उसके अलावा और कौन सी डालनी है अपने को? फ्लूम की डालनी है, तो कॉपी स्लैश यूजर लोकल फ्लूम अच्छी फ्लूम कॉन्फ़िगरेशन फ्लूम एनवायरनमेंट डॉट एसएच फाइल को डेटा में मूव करना है। फ्लूम में अपने कौन फाइल्स बनाई है ना, तो कॉपी स्लैश यूजर लोकल अपाचे फ्लूम कॉन्फ, और यहाँ पे एक तो पाइथन डेटा प्रॉपर्टी फाइल भी बनाई है अपन ने, एक कॉन्फ के अंदर मैंने एक बनाई थी, कौन सी टेल सोर्स प्रॉपर्टी बनाई है, और एक ग्रास वाली मैं यूज़ करूँगा कब, जब अपन ट्विटर से डेटा फेच करेंगे। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, यूजर लोकल अपाचे फ्लूम बिन कॉन्फ ग्रास वाली, ये ट्विटर के लिए है जो नेक्स्ट टाइम अपन यूज़ करेंगे। बस यही बनाई है अपन ने, इनको डेटा में मूव कर देते हैं। और कौन सी फाइल है? स्क्रिप्ट्स अपने डाल ही दी, तो अपने पास स्क्रिप्ट्स आ गई है, जनरेट डेटा फाइल होगी, ये 2 पाइथन फाइल जो मैंने आज की यूज़ करी है वो मैंने यहाँ पे डाल दी है। ये फ्लूम की एनवायरनमेंट फाइल होगी, उसमें चेंज करना है तो आपको, ठीक है। हडूप आपने इंस्टॉल किया था तो कोड साइट एक्सएमएल हो गया, और इसमें भी मेन तो कौन से है, मतलब जो काम की नहीं उन्हें रिमूव कर देते हैं अपन। अपने ये हडूप पॉलिसी काम करनी है, ये HDFS RBF साइट एक्सएमएल ये भी काम की नहीं है, अपने पास एक KMS भी काम करनी है, और मैपेड काम का है अपने, ये HTTPS भी काम करनी है, ठीक है। कैपेसिटी शेड्यूल काम करनी है,
तो ये जो कोर साइट एक्सएमएल फाइल होगी प्रॉपर्टीज़ वाली, मेमोरी साइट एक्सएमएल हो गया, यान साइट एक्सएमएल हो गया, ये टेल सोर्स प्रॉपर्टी, पाइथन डेटा प्रॉपर्टी, हडूप की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होगी, एचटीएफएस फाइल होगी, ग्रास कॉन्फ़िगरेशन ट्विटर के लिए काम में लेंगे, फ्लूम एनवायरनमेंट फाइल होगी, डेटा जनरेशन डेटा पीवाई फाइल होगी। और अपने क्या मूव किया था, अगर आपको अगर लाइब्रेरी चाहिए गोवा वाली लाइब्रेरी, तो डाल देता हूँ मैं क्या अपाचे फ्लूम लाइब्रेरी के अंदर जुआवा डॉट जार फाइल, ये भी डाल देता हूँ, ये आप यूज़ कर सकते हो। एक एक एक, एक अपने पास जावा की फ़ाइल भी डाल देता हूँ ना, जावा की फ़ाइल अगर आपको यूज़ करनी है, जावा की अलग से डाल दूँगा, जावा का जेडी की फ़ाइल डाल दी मेरे को। और तो क्या चेंज किया मैंने, बेस आर सी फाइल्स डाल देता हूँ ना, तो कॉपी etc बेस आर सी, करंट साइट में डाल देते हैं, और कॉपी //.basrc, तो इसको हम बोलेंगे हडूप बेस आर सी। हडूप बेस आर सी का मतलब है ./बेस आर सी ना, हडूप यूजर की बेस आर सी फाइल, तो दो बेस आर, एक ये बेस आर सी टीसी बेस आर सी मेन फाइल, और हडूप बेस आर सी आपकी बेस आर सी फाइल रहेगी जो आपको चाहिए, तो फाइल्स काम में आ जाएगी आपके। और तो क्या ही चाहिए, बस ये अपलोड करना है अपने को, ठीक है। तो ये चाहिए था ना अपने को, एक्सएमएल फाइल्स हो गई, प्रॉपर्टीज़ फाइल्स हो गई, लाइब्रेरी होगी, डन। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं अपन फिर, बाय।